सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू स्टोरी और स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें एक रूड प्रेसिडेंट होता है जिसके 3 बच्चे होते हैं और एक चेयरफुल गर्ल होती है जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें जियोन नाम की औरत को दिखाते हैं जो कि अपना घर छोड़ के जा रही होती है। उसका पति सियोचुल जो है उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो रुक नहीं रही होती। वो बोलती है कि मैं इस रिश्ते में अब और नहीं रहना चाहती। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं जेल में हूँ और मैं बंद गई हूँ। मुझे अपने लिए कुछ करना था लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पाई। मैं फंस गई हूँ यहाँ पर। बेचारा उसका पति बहुत ज़्यादा उसको मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो साफ तौर पे कह देती है कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगी। अब वो अपने बच्चे की दुहाई भी देता है लेकिन वो सुनती ही नहीं है। सियोचुल बोलता है कि डैन के लिए ही रुक जाऊँ, तो वो उसे साफ तौर पे बोल देती है कि बता देना कि उसकी माँ मर चुकी है। वो अपने बच्चे का रोना सुनकर भी अपने आप को मजबूत करते हुए वहाँ से निकल जाती है। टैक्सी वाले से कहती है कि जल्दी चलो यहाँ से। बेचारा सियोचुल अपने बच्ची को गोद में लिया हुआ वहीं खड़ा रह जाता है। अब वहाँ पीछे 2 लेडीज बैठी हुई होती है जिनमें से एक बूढ़ी औरत बोलती है कि देखो, बेचारे बच्ची को अनाथ करके सियोचुल को तो अकेला ही छोड़ गई। उसके बाजू में जो बैठी होती है वो भी हाँ में हाँ मिला रही हो। वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम शादी कर लो ना, तुम भी तो अकेली रहती हो, तुम्हारा पति भी तो इस दुनिया में नहीं है, तो तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाओ। ये सुनकर वो उसे बहुत चिल्लाती है और कहती है दोबारा ऐसी बकवास मत कहना, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। सियोचुल जो होता है कमरे में बैठा हुआ सोचता है तो उसे याद आता है कि इनकी तो लव मैरिज हुई थी, तो वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। इसलिए वो अपनी बच्ची को उठाता है और सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाता है। लेकिन जब वो अपनी पत्नी को किसी और बंदे के साथ देखता है तो उसका तो दिल ही टूट जाता है और वो वहीं जाकर बैठ जाता है और अपनी बच्ची से कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं बहुत पैसे कमाना चाहता था ताकि वो खुश रहे, अब हमारा क्या होगा। और बेचारा वहीं बैठा हुआ बहुत परेशान होता है। अगले दिन वो अपने काम पर होता है तो उसका बॉस वहाँ पर आता है और उस पर बहुत चिल्लाता है कि तुम बच्चे को लेकर यहाँ पर आ गए, तुम्हें समझ में नहीं आता ये कैसी जगह है, बच्चे को कुछ हो जाएगा कर जाएगा, इसलिए तुम एक काम करो, इसे ले और जाओ यहाँ से, और जब तक तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो काम पर मत आना। ये कहकर वो उसे वहाँ से निकाल देता है। लेकिन अभी मुश्किलें कहाँ खत्म होने वाली थी। अगले दिन वो बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑफिस पहुँच जाता है लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि माँ के साइन के बगैर वो लोग सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे। वो उन्हें बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो लोग नहीं सुनते। वहाँ पे यॉन सिल भी होती है जो ये सब कुछ देख रही होती है। वो कहता है कि मैं इसका पापा हूँ तो सर्टिफिकेट बना दो, लेकिन वो आदमी बोलता है कि रूल तो रूल होते हैं ना, हम नहीं कर सकते और हमें क्या पता तुम्हारी बेटी है भी कि नहीं। तो वो चिढ़ जाता है और बहुत झगड़ा हो जाता है इन लोगों के बीच में कि मेरी बेटी है नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हो। ये सारी बातें पीछे खड़ी हुई यॉन सुल देखे जा रही होती है। अब उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। इस तरह देखकर बेचारी यॉन सुल भी परेशान हो रही होती है। सियोचुल जो होता है अपनी बेटी को लेकर नदी के पास चला जाता है और सोचता है कि अब हम दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा, तो हम दोनों अब डूबकर मर ही जाते हैं। वैसे भी इस ज़िंदगी में अब हमारे लिए कुछ नहीं रखा, और बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। तभी पीछे से यॉन सुल आ जाती है और कहती है रुक जाओ, इस तरह परेशान होकर अपनी जान मत दो, हम दोनों अपने बच्चों को साथ पाल सकते हैं। तो क्या मुझे इजाज़त दोगे कि मैं तुम्हारी बेटी की माँ बन सकूं? मेरा हाथ थाम लो और वापस आ जाओ। ये सब सुनकर सियोचुल बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, और अब उसे एक साथी मिल गई थी जो उसका साथ निभाना चाहती। अब हमें डैनन को दिखाते हैं जो कि 12 साल की हो चुकी होती है। वो अपने भाई जियो बॉम के साथ जा रही होती है लेकिन वो इतना नटखट होता है कि उसकी आइसक्रीम खा जाता है और इस वजह से इन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। एक औरत जाकर यॉनसिल को बताती है कि तुम्हारे बच्चे लड़ रहे हैं। वो लोग बाहर आकर उन दोनों को अलग करवाते हैं लेकिन यॉनसिल जो है अपने बेटे का साथ दे देती है और उसे ही बोलने लग जाती है। ये सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता। तभी उसके पापा भी वहाँ पर आ जाते हैं तो वो कहती है कि माँ हमेशा भाई की साइड लेती है, मेरी साइड कभी नहीं लेती, और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। उनके जाने के बाद यॉनसिल अपने बेटे को मारती है कि बेवकूफ़, तुम्ही ने कुछ किया होगा, मुझे पता है। अब दोनों बाप बेटी साथ में बैठे होते हैं तो वो बोलती है कि माँ हमेशा मेरा साथ नहीं देती है। तो उसका पापा कहता है लेकिन उसने तुम्हें बचपन से अच्छे से पाला है। डैनन कहती है कि पापा आप पैसे कमाते हो तो माँ सारे पैसे उसके लिए क्यों खर्च करती है, मुझे चीज़ें नहीं दिलाती। तो उसका
उसका पापा कहता है मैं आपके बाद उसे समझा दूंगा कि सबसे पहले वो तुम्हें दिलाए, ठीक है, अब तो खुश हो ना। फिर वो बोलती है कि आपने मुझे मेरी माँ के बारे में बताया कि वो अभी नहीं है इस दुनिया में, मुझे लगता है कि वो ज़िंदा है, आप मुझे बता नहीं रहे, सच बताइए। और वो अपने पापा से अपनी माँ की तस्वीर मांगती है, लेकिन उसके पापा मना कर देते हैं, तो वो वहाँ से भी चली जाती है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। अब हमें एक लड़का दिखाते हैं जो कि अपनी साइकिल पे आ रहा होता है और यहाँ से डेंडेन भागी भागी आ रही होती है और दोनों की अचानक से टक्कर हो जाती है और गिर जाते हैं। वो लड़का अपने आप को संभालते हुए उठता है तो और डेंडेन को भी उठाता है, लेकिन उसके पैर में चोट लग जाती है। ये देखकर वो उसे साइड में ले जाकर पट्टी बांध देता है और उसे कहता है अब तुम जा सकती हो, तुम ठीक हो। लेकिन वो नहीं जा रही होती है तो वो उसके बाजू में बैठ जाता है और बोलता क्या बात है यंग लेडी। बोल देती है कि आज मेरा दिन बहुत ख़राब है इसलिए मैं बहुत उदास हूँ। तो वो उसे थोड़ा चेयरअप करता है और कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जब वो उसे घर का एड्रेस ठीक से नहीं बता रही होती है तो वो कहता है मैं पुलिस को कॉल करता हूँ और वो फ़ोन मिलाना शुरू करता है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि नहीं मत मिलाओ, मैं सच में घर बता दूँगी। तो वो बोलता है ठीक है। वो लड़का कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो अपनी साइकिल पे उसे बिठाता है और काफ़ी दूर तक उसे ले जाता है, वो जहाँ जहाँ बताती है, लेकिन वो सिर्फ उसको घुमा रही होती है, इसलिए वो बेचारा बहुत थक जाता है और कहता है कि आखिर हमारा घर है कहाँ, बताओ मुझे। तो कहती है कि मैं शायद भूल गई, उस तरफ होगा, और वो दूसरी तरफ ले जाती है उसको। अब वो थक जाता है इसलिए बोलता है कि बताओ आखिर, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूँगा। तो वो बोलती है कि ठीक है बताती हूँ, लेकिन थोड़ा सा गेम खिला दो मुझे ताकि मैं थोड़ी खुश हो जाऊँ, फिर मैं बता दूँगी पक्का। तो वो उसे गेम खिलाता है। वो गेम बहुत अच्छे से खेलती है, फिर कहती है तुम भी खेलो। तो दोनों मिलकर काफ़ी इंजॉय करते हैं। अब वो उसे अब सही जगह बता देती है तो वो उसे वहाँ पर छोड़ देता है। डेंडेन कहती है कि आज मेरा मूड बहुत ख़राब था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अब वो उसे कहता है कि घर जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा फिक्र करते होंगे तुम्हारे। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो डेंडेन भाग कर आती है और बोलती है कि तुमने अपना नाम नहीं बताया। तो वो रुक कर कहता है मैं अपना नाम तुम्हें क्यों बताऊं, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो डेंडेन कहती है कि आज की मुलाकात मैं कभी नहीं भूलूंगी। वक्त बीत जाता है और डेंडेन बड़ी हो जाती है और बहुत सुंदर भी हो जाती है। उसके पापा जल्दी में होते हैं इसलिए काम पर निकल जाते हैं, खाना भी नहीं खाते। डेंडेन कहती है कि पापा थोड़ा तो खा लो, और वो उन्हें कुछ खिलाकर ही भेजती है। फिर वो अपनी माँ से कहती है कि पापा इन दिनों कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। उसकी माँ बड़ी परेशान लग रही थी। अब डेंडेन के भाई ड्यूबॉम को दिखाते हैं जो कि सो रहा होता है। उसकी माँ जाती है उसके पास और उसे झंझोड़ कर उठाती है और कहती है उठ जा नालायक, तूने जो हरकत की है उसकी वजह से मैं परेशान हो गई हूँ। डिपॉजिट के पैसे अब मैं कहाँ से लाके दूँ, तेरे पापा को पता चल गया तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। उसकी माँ बोलती है लेकिन पैसे तो कहीं से लाने पड़ेंगे ना। तो वो बोलता है क्या किडनी बेच दूँ क्या मैं। ये दोनों माँ बेटा बात कर रहे होते हैं, तभी डेंडेन सारी बातें सुन लेती है और वो वहाँ पर आकर इन पर बहुत चिल्लाती है। वो अपने भाई से कहती है कि पापा खाना बिना खाए ही चले गए, वो कितनी मेहनत करते हैं पैसे जोड़ने के लिए, और तुमने क्या किया, पैसे ख़त्म कर दिए। अब वो पैसे तुम कहीं से भी लेकर आओ, समझ गए। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो वो उस पर चिल्लाने लगता है। उसकी माँ उसे डांट कर कहती है कि गलती तो तेरी है ना, उस पर क्यों चिल्ला रहा है। अब हमारे मेन लीड हीरो प्रेसिडेंट गुक को दिखाते हैं, जिनको फ़ोन आता है कि उनकी माँ हॉस्पिटल में है। वो भागा भागा वहाँ पर पहुँचता है तो उसकी माँ उसकी बहन से कहती है कि इसे क्यों बुला लिया। वो आकर पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि मैं तो ठीक हूँ ना। तो कहता है ठीक है, अगर आप ठीक हो तो मैं जाता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वो कहती है कितना कोल्ड हार्टेड है ये, अगर मैं इसकी सगी माँ होती तो क्या ये रुकता नहीं। तो उनकी बेटी कहती है कि अगर भाई को आपकी फिक्र ना होती तो वो यहाँ आते ही। अब हमें चेयरमैन यॉन गुक का घर दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लेडी होती है जिनका नाम होता है मिस चोई, जो कि इन बच्चों को संभालती है। अब हमें सबसे छोटे बेटे को दिखाते जिसका नाम सियोजोन होता है, और मिस चोई उसे लेने के लिए स्कूल जाती है, लेकिन वो अपने आप को बड़ा समझता है इसलिए कहता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। अब वो उसे जिद करके गाजर खिलाना चाहती है, लेकिन वो रोने लग जाता है। तभी उसकी बड़ी बहन आ जाती है जिसका नाम जिने होता है। वो कहती है कि आपको जो काम बोला जाए उतना ही किया करो, ज़बरदस्ती मत किया करो। ये बात मिस्टर कुक सुन लेते हैं और अपनी ही बेटी को डांटते हैं कि बड़ों से अच्छे से बात किया करो, किस तरह से बोल रही हो तुम। और फिर वो उसके पास जाकर बोलते हैं इतना मेकअप लगाकर स्कूल कैसे जा रही हो तुम। वो अपना मेकअप साफ कर देती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब उनके तीसरे बेटे को दिखाते हैं जिसका नाम सी चैन होता है। वो कहता है पापा ये तो पगला गई है, कुछ दिनों से ऐसी हरकतें कर रही है,
जब देखो जब काटने को दौड़ती है। तभी उसके पापा उसको देखकर बोलते हैं कि ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने, थोड़े अच्छे कपड़े पहना करो, और वो उसे भी डांट देते हैं। अब मिस्टर गुक की माँ उनको डांट देती है। वो अंदर चले जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर क्या करूँ मैं। मिस जॉय जो होती है वहाँ पर आकर उनसे माफ़ी मांगती है कि मेरी गलती थी, लेकिन वो उन्हें बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और तुम फिक्र मत करो, मैंने एक ट्यूटर के लिए बोला है, जल्दी ही वो आ जाएंगी तो तुम्हारा काम भी थोड़ा कम हो जाएगा। अब हमें डैन को दिखाते हैं जो कि एक कोचिंग में टीचर होती है। वहाँ का काम ख़त्म करके वो अपने दूसरे पार्ट टाइम जॉब पर जाती है, जहाँ की ओनर उससे बहुत खुश होती है, इसलिए वो उसे बोनस भी देती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो अपने घर को जा रही होती है। रास्ते में बस के सामने एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा होता है। उसका अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर जाता है। ड्राइवर जो है जाकर मदद कर देता है। अब वो आदमी साइड में चला जाता है। ड्राइवर अंदर आकर बोलता है कि ज़्यादा चोट नहीं आई है, ठीक है वो इंसान। अब वो मोटरसाइकिल वाला जैसे ही अपना हेलमेट उतारता है तो वो डैन के पापा ही होते हैं। डैन देख लेती है और फ़ौरन भागती हुई उनके पास आ जाती है और कहती है कि पापा आप ठीक तो हो ना, आपको लगी तो नहीं ज़्यादा। तो उसके पापा बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगी। अब वो रोए जा रही थी बार बार, इसलिए उसके पापा उसे साइड में लेके चले जाते और उसे पीने के लिए कुछ दे देते हैं। अब वो बोलती है कि पापा आप तो कंपनी में जॉब करते थे ना, ये सब क्या हुआ। तो उसके पापा बताते हैं कंपनी काफ़ी महीनों पहले बंद हो गई थी, इसलिए कुछ ना कुछ तो काम करना था ना, तो इसलिए मैंने ये काम किया। तो डैन कहती है ये तो बहुत ही जोखिम भरा काम है, अगर आपको कुछ हो जाता तो वो अपने पापा से प्रॉमिस ले लेती है कि आज के बाद आप ये काम नहीं करोगे। अब वो जब घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डिपॉजिट के पैसे तो भरे ही नहीं गए हैं और घर इतने दिनों से रेंट पे ही था। ये सुनकर वो लोग चौंक जाते हैं और अब ये सब साथ में बैठे हुए होते हैं। अब डियोबम बताता है कि सारे पैसे तो डूब गए हैं, काम शुरू किया था लेकिन चला नहीं और सब बर्बाद हो गया। तो उसकी माँ कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही अपने भाई को पैसे दे दिए थे, तो वो सारे पैसे मेरी गलती से डूब गए और ये सब कुछ 5 साल पहले ही हो गया था। ये सुनकर डैन कहती है कि देख लिया इन लोगों को, आप तो कितनी मेहनत से पैसे कमाते हो और ये लोग उस पैसे को गंवाने में लगे हैं, इतने सालों से झूठ ही बोले जा रहे हैं। और वो कहती है कि इतनी मेहनत से आप पैसे कमा रहे हो, इन लोगों को पता भी है आप कितनी मुश्किल जॉब करते हो। ये सब सुन के वो लोग चौंक जाते हैं और उन्हें भी पता चल जाता है कि ये कितना जोखिम भरा काम कर रहे थे। डैन के पापा कहते हैं कि ठीक है जाने दो, अब जो हो गया सो हो गया, हम और पैसे कमाएंगे जिससे हम घर ले सके, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन डैन को ये सब बर्दाश्त नहीं होता है और वो बहुत ही भला बुरा बोलती है और वो कहती है कि इस औरत को डिवोर्स दे दीजिए, तभी आप अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। ये सुनकर उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वो कहती है कि शायद मेरी मॉम के होते हुए भी आपका इनके साथ अफेयर हो गया होगा, इसीलिए मेरी मॉम सदमा लेकर मर गई, इसीलिए आपने उनकी एक भी तस्वीर मेरे पास नहीं रखी है। और वो अपनी मम्मी की बड़ाइयाँ करने लगती है और अपने पापा को ही भला बुरा कहने लग जाती है और वो कहती है कि मुझे तो ऐसे घर में रहना ही नहीं है। तो उसका पापा बोलता है ठीक है चली जाओ यहाँ से, घर छोड़ के जाना चाहती हो अब भी निकलो। उसका भाई डियोबम बीच में आ जाता है और अपने पापा से माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ उसे रोक लो पापा, सब गलती तो मेरी है ना, मैं सब ठीक करूँगा। लेकिन उसके पापा कुछ नहीं सुनते, अंदर चले जाते हैं। डैन भी बाहर की तरफ निकल लेती है। वो बेचारा परेशान होता है और अपनी बहन के पीछे भागता है, लेकिन वो जा चुकी होती है। अब वो घर पर आता है और अपने पापा से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मैं भी घर छोड़ के जा रहा हूँ, जब मैं पैसे कमा लूँगा तो ही लौट कर आऊँगा। और वो अपने पापा को सलाम करके वहाँ से निकलता है। उसकी माँ रोकती है कि बेटा मत जाओ, तो वो कहता है नहीं माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगा और अब पैसे कमा कर ही लौटूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। योनगुक बहुत परेशान था अपने बच्चों को लेकर, इसलिए वो अपने दोस्त से कहता है कि जल्द से जल्द कोई टीचर ढूंढो, अगर मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। अब रात को वो घर पहुंचता है तो वो अपने बच्चों को अच्छे से सुलाकर उन्हें चादर वगैरह ओढ़ा देता है। अब वो सबसे छोटे वाले बेटे के कमरे में जाता है जो अपनी माँ की तस्वीर को लेकर सो रहा था। ये देखकर वो भी बेचारा बहुत उदास हो जाता है। अब हमें डैन को दिखाते हैं जो कि अकेली बैठी हुई होती है और सोच रही होती है अब मुझे क्या करना है। सबसे पहले वो अपने घर वालों के नंबर डिलीट कर देती है और कहती है कि अब मुझे एक अनाथ की तरह ही रहना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ उसका भाई जो होता है वो शराब पी रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, किस तरह अपने मॉम डैड की मदद करूं। तभी उसके दोस्त का फ़ोन आ जाता है और वो उसे क्लब में बुला लेता है। वो क्लब में जाता है तो वहाँ उसे एक लड़की मिल जाती है, उसके साथ डांस करता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो उसी लड़की के साथ में होता है।
वो उसे बैम्बी कह के बुलाता है। तो वो कहती है मुझे तुम यही कहना, काम तो कुछ मिला नहीं होता है लेकिन इसे एक गर्लफ्रेंड ज़रूर मिल जाती है। अब हमें सियोचुल को दिखाते हैं। योनसिल कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो ताकि तुम्हारी सारी मुश्किल हल हो जाए। सियोचुल कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तुम्हारी वजह से ही आज मैं और डेंडेन ज़िंदा है। मैंने तुमसे वादा किया है मैं ज़िंदगी में तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। तो वो उससे माफ़ी मांगने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहता है ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया तुमको, ठीक है अब तो खुश हो जाओ, अपने आंसू पोंछो। अब वो बैठा होता है, तभी उसे कॉल आ जाता है कि एक ड्राइवर की नौकरी खाली है। अगले सीन में दिखाते हैं डेंडेन जिस कोचिंग में काम करती है वो बंद हो जाती है, इसलिए उसकी नौकरी चली जाती है। बेचारी बहुत परेशान होती है। सोजू जो होता है पानी की बोतल में डालकर पहाड़ पे चली जाती है और वहाँ बैठ के खूब गाली बकती है, बुरा भला कहती है जिसे भी बोलना होता है, और फिर वो शराब पी लेती है। अब वो वहाँ से नीचे वापस आ रही होती है तो उसे सूट बूट पहना हुआ आदमी नज़र आता है। योनगुक होता है, उसे देखकर वो घबरा जाती है और उसे लगता है कि ये तो कोई गैंगस्टर होगा पक्का, और वो उसे डरकर भागने लगती है, लेकिन वो डेंजर जोन में चली जाती है। योनगुक सब देख लेता है, इसीलिए वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है और कहता है मैम उस तरफ मत जाइए। वो सोचती है ये कैसा आदमी है जो मुझे मैम बुला रहा है, और वो डर कर और तेज़ी से भागना शुरू कर देती है। वो गिरने ही वाली होती है तो योनगुक उसको बचा लेता है, लेकिन वो पलट कर उसे बोतल से मारती है सर पे और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अब वो सोचती है कहीं मैंने इसे मार तो नहीं दिया, ये मर तो नहीं किया, और बेचारी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। अब डर के मारे वो वहाँ से भाग जाती है और फिर पुलिस को फ़ोन कर देती है। पुलिस जब वहाँ पर आती है तो वो अपनी सारी कहानी उन लोगों को सुना देती है, लेकिन तभी सामने से ही योनगुक आ रहा होता है। उसे देखकर वो उनके पीछे छुप जाती है और कहती है यही है वो आदमी, इसी ने मेरा पीछा किया और मुझे मारने की कोशिश की। तो वो कहता है मैंने मारने की कोशिश की, देखो मेरा सर फटा हुआ है, मैंने इसे नहीं मारा बल्कि इसने मुझे मारा है। तो वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। वो बताता है कि मैं इसकी जान बचाने के लिए ऐसा बोल रहा था, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है डेंजर जोन का, तब भी ये यहाँ पर आ गई, बस मैं इसके पीछे इसीलिए आया था। तो वो कहती है ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन जब पुलिस वाले देखते हैं तो उनको वो मिल जाता है। उन्हें वहाँ पर वो सोजू की बोतल भी मिल जाती है, जिसके बाद वो लोग बोलते हैं कि तुमने शराब पी रखी थी। वो कहती है मैंने बस इतनी सी शराब पी थी और कुछ भी नहीं किया था। तभी तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि इनसे माफ़ी मांग लो। योनगुक जो होता है अपने वकील को बुला लेता है। अब ये लोग सब पुलिस स्टेशन में होते हैं, वहाँ पर इस पर चार्ज लगा दिए जाते हैं। वो कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने इसे कोई जानबूझ के नहीं किया। फिर वो बताती है कि मैंने बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री वाली फिल्में देख रखी हैं जिसमें ऐसे ही सूट बूट पहना हुआ एक हैंडसम बंदा होता है और जो खून कर देता है, मर्डर कर देता है, बस मेरे दिमाग में वही चल रहा था, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। सभी उसकी बातें सुनते हैं और हंस रहे होते हैं। वो गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगती है तो योनगुक भी उसे माफ़ कर देता है और अपने वकील को भेज के उसके ऊपर से सारे चार्जेस हटवा देता है। वो वकील का शुक्रिया अदा करती है तो कहते हैं कि मेरा नहीं सर का शुक्रिया अदा कर देना, लेकिन सर तो चले जाते हैं, इसलिए वो सोच में पड़ जाती है। चुल जो होता है अपनी नौकरी के लिए पहुंच जाता है योनगुक के यहाँ पर, और योनगुक इंटरव्यू लेने के बाद उन्हें नौकरी दे देता है। अब अपनी वाइफ के पास आकर बताता है कि मुझे नौकरी मिल चुकी है और मुझे आज ही वहाँ पर शिफ्ट होना है। उसकी वाइफ बोलती है मेरी वजह से आपको कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, अब इन्हें घर भी बदलना था, इसलिए सियोचुल बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, सामान को छोड़ दो, अभी ज़रूरत का सामान लेके शिफ्ट कर लेते हैं। और दोनों एक दूसरे को हौसला देते हैं, क्योंकि बच्चों ने भी फ़ोन नहीं किया था, इसलिए भी ये बेचारे परेशान थे। अब हमें योनगुक को दिखाते हैं जो कि रात में कहीं पार्टी में जा रहा होता है। सारा को नहीं बताता, बस कहता है ध्यान रखना बच्चों का, और ये कहकर वो चला जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ होता है, बहुत इंजॉय करते हैं। अब हमें सारा को दिखाते हैं जो कि बच्चों को जाकर कहती है कि जल्दी सो जाओ। बाहर जाकर सोचती है कि ये बच्चे तो पढ़ाई के लिए बाहर चले जाएंगे, फिर मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। अब वो बाहर निकल कर जाती है तो देखती है कि योनगुक जो होता है मिस ही को संभाले हुए होता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी होती है। तभी उसकी बहन वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि मिस्टर गुक मदद कर दीजिए इसे अंदर पहुंचाने के लिए। तो वो उनके साथ ही चला जाता है। ये देखकर सारा को बहुत ज़्यादा जलन होती है और वो क्लब में चली जाती है। अब हमें डेंडेन को दिखाते हैं जिसे नींद नहीं आ रही होती है कि उन लोगों ने मुझसे हॉस्पिटल के पैसे भी नहीं लिए। उसकी सहेली वहाँ पर आ जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या बात है, क्या तुम सच में घर पर नहीं जाने वाली? तो वो बोलती है नहीं, और वो सारी बात उसको बता देती है। अगले दिन योनगुक अपने फैमिली के साथ नाश्ता कर रहा होता है। वो जिन्हें से पूछता है कि तुम्हारा स्कूल कैसे चल रहा है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती है। चैन जो होता है मोबाइल खेल रहा होता है, तो गुक उसे
बोलते हैं कि मोबाइल मत खेलो, खाना खाते वक्त कोई मोबाइल नहीं खेलता। तो वो बोलता है मैं दोबारा नहीं करूँगा। जब यॉनगुक ज़्यादा गुस्सा करता है तो वो मोबाइल रखकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर छोटा वाला घबरा जाता है। जब उसके पापा उसे कहते हैं कि गाजर खाओ तो वो चुपचाप खाने लगता है, लेकिन वो उल्टी जैसा करने लग जाता है। तो जिन्हें कहती है कि इसे गाजर नहीं पसंद है, आप इस बात को समझते क्यों नहीं हैं। वो उसकी बात को नहीं मानते हैं तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें बच्चों के साथ नरमी से बात करनी चाहिए, तो वो भी उठकर वहाँ से चला जाता है। तो उसकी माँ कहती है कि मैं भी जा रही हूँ। अब छोटा वाला सोच में पड़ जाता है कि मैं खाऊं या नहीं खाऊं, तो सारा आकर उसे अच्छे से खाना खिला देती है। अब हमें यॉनगुक को दिखाते हैं जो कि जा रहा होता है और सोचता है शायद मैंने अपनी बेटी को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इसलिए वो एक कॉस्मेटिक शॉप में जाता है ताकि अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट खरीद सके। वहाँ पर पहुँचने पर उसे डैन डैन मिल जाती है, जो कि उससे पहले तो माफ़ी मांगती है। फिर वो बोलती है कि आपकी चोट तो ठीक है ना, और उसके बाद पूछती है कि आप क्या लेना चाहते हैं। वो बताना चाह रहा था, लेकिन सामने खड़ी हुई स्कूल गर्ल्स को देखकर वो कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से बाहर को चला जाता है। डेंडेन जो होती है भागकर पीछे जाती है और एक लिफाफा देकर बोलती है मैं उस दिन आपको कुछ नहीं दे पाई, तो मेरी तरफ से ये ले लीजिए। यॉनगुक मना करता है, लेकिन वो मानती नहीं और जेब में रखकर भाग जाती है अंदर। थोड़ी देर बाद एक लड़की आती है अंदर और वो लिफाफा उसे लौटाते हुए बोलती है कि उन मिस्टर ने आपको ये वापस देने के लिए बोला था। डेंडेन सोचती है कि अब मैं कैसे उनका कर्ज चुकाऊं। आगे हमको यॉनसियर को दिखाते हैं जो अपने पति का सामान देने के लिए आती है। फिर वो बोलती है मुझे बताओ तो सही कमरा कहाँ पर है, और कमरे को देखकर वो तो फिदाई हो जाती है। कमरा उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, इसीलिए वो बोलती है मुझे यहाँ कुछ देर आराम करने दो। सियोचुल बोलता है कि आवाज़ मत करना, तो तुम अंदर रह सकती हो, ठीक है, और वो चला जाता है। अब यॉनसिल जो होती है अपने बेटे को फ़ोन लगाती है और उसके हालचाल पूछती है। ड्योबम बोलता है कि मैंने अभी तक कोई भी पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं घर लौट कर नहीं आ सकता हूँ, तो आप फिक्र मत करना, मैं ठीक हूँ। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो सैरी उसके पास आकर पूछती है कि क्या बात है। तो वो उसे कहता है कि अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं अपनी फैमिली के लिए, तो इसलिए हम दोनों अब साथ नहीं हो सकते। तो सैरी कहती है अगर बात पैसों की है तो मेरे पैसे तुम्हारे पैसे, तुम ऐसे ही समझो ना। तो वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ड्योबम कहता है कि मैं एक मर्द हूँ और मैं काम कर सकता हूँ, मुझे बस एक जॉब की ज़रूरत है। तो वो उसे फिर समझाती है और अब की बार वो उसे बात मान जाता है। अब हमें डैन डैन को दिखाते हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब्स करके बहुत ही ज़्यादा थक गई होती है। अब वो घर पहुँचती है तो वो सुन लेती है कि उसकी सहेली का पति बोल रहा होता है कि तुम्हारी सहेली कब जाएगी यहाँ से, उसे अभी तक कोई घर नहीं मिला क्या। ये सब सुनकर वो अपनी सहेली को जाकर कहती है कि मुझे घर मिल चुका है और मैं बस अपना सामान लेने के लिए आई हूँ। उसकी सहेली समझ तो जाती है, लेकिन वो उसे रोकना चाहती है, लेकिन वो रुकती नहीं है और अपना सामान लेके बाहर निकल जाती है। अब वो सड़क पे चल रही होती है और समझ नहीं आ रहा होता उसे कहाँ जाए, तो वो अपने घर चली जाती है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती दरवाज़ा खोलने की। वो वहाँ से भी निकल जाती है। अब वो सड़क पे जा रही होती है और बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। जाने के लिए उसके पास कोई भी घर नहीं होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अगले दिन वो अपने काम से बाहर आ रही होती है तो उसे गुक ही मिल जाती है, जो कि उसे कॉलेज के टाइम से जानती है, इसलिए वो उसे एक नौकरी ऑफर करती है यॉनगुक के बच्चों की ट्यूटर बनने के लिए। वो मान जाती है और वो उसे एड्रेस वगैरह सब दे देती है। अगले दिन तैयार होकर वो अपने इंटरव्यू के लिए निकलती है। सियोजंग जो होता है हमेशा की तरह अकेला ही भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो सड़क के बीच में आ जाता है और उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है। तो डैन डैन आकर उसको बचा लेती है और सारा जाकर उसको संभालती है तो वो ठीक होता है, लेकिन डैन डैन के पैर में चोट लग गई होती है। सारा कहती है कि आपको दवाई लगवा देती हूँ, चलिए मैं पट्टी करवा दूँ। तो डैन डैन कहती है कि बच्चे ध्यान से चला करो, और फिर वो कहती है कि मैं जल्दी में हूँ इसलिए नहीं रुक पाऊंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। सियोजंग उसको ही देखे जा रहा होता है। अब डेंडेन जो होती है मिस्टर गुक के घर पर पहुंच जाती है। वो अंदर जाती है तो वहाँ पर उसको मैडम वांग मिलती है, तो वो उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मैडम बुलाती है, जिससे वो बड़ी खुश हो जाती है और उसे अंदर इंटरव्यू के लिए भेज देती हैं। अब वो सीधा पहुँच जाती है मिस्टर गुक के पास में। अब वो उन्हें हेलो बोलती है और कहती है कि मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ, लेकिन जैसे ही वो उसे देखते हैं धक्का लग जाता है और वो उसे देखते ही रह जाते हैं। यॉनगुक पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो बता देती है कि मिस ही ने मुझे यहाँ पर भेजा है इंटरव्यू के लिए। अब वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाता है, वो उन्हें कागज दे देती है, तो वो बोलते हैं ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से। अब वो जा रही होती है तो मिस्टर गुक उसे रोक कर बोलते हैं कि तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी, क्या फिर से शराब पीकर कहीं गिर गई थी। इस बात का डैन डैन को बुरा लग जाता है। वो पलट कर मिस्टर गुक से कहती है उस दिन जो हुआ था वो मेरी गलती थी, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ, मैं आपको वजह बता सकती हूँ। लेकिन वो मना कर देता है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तो तुम जाओ यहाँ से। अब बेचारी दुखी मन के साथ बाहर आ जाती है। सियोंग उसे देख लेता है और भागकर उसके पास आ जाता है। सैरा कहती है आप यहाँ पर, और कहती है कि तुम इंटरव्यू देने के लिए आई थी, और वो उसको पूछती है कि अब चोट कैसी है, तो कहती है ये ठीक है। अब डैन डैन जो होती है सियोजंग को बोलती है कि ये छुटकू ठीक है ना, तो सब ठीक है, और उसके गालों को हाथ लगाकर वहाँ से चली जाती है। सभी लोग सियोजंग को पूछने लग जाते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। तभी इंटरव्यू देकर दूसरी लड़की बाहर आती है। उसको देखकर मिसेस वोंग कहती है कि ये तितली कहाँ से आई। वो कहती है कि इस तरह की लड़की हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं रहेगी। सैरा जो है अंदर जाती है और मिस्टर गुक को सब कुछ बता देती है। ये सुनने के बाद उन्हें समझ में आता है कि आज तो उन्होंने बहुत गलत कर दिया, और वो फ़ौरन अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं और
डैनन के बारे में पता लगवाते हैं तो वो कहती है कि तुम्हें इससे बेस्ट ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी टीचर साबित होगी। ये सुनने के बाद वो उसे इंटरव्यू में पास कर देता है। डैनन जो होती है बहुत परेशान होती है, वो लॉकर से अपना सामान निकालती है और सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बेचारी अपना सर पकड़े बैठी थी, तभी सारा का फ़ोन आ जाता है और वो उसे बुला लेती है कि तुम पास हो चुकी हो तो अपनी नौकरी को ज्वाइन कर लो। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब हमें जेनी को दिखाया जाता है जिसे स्कूल में बुली किया जाता है, जो बेचारी किसी को बताती भी नहीं है ये बात। डैनन जो है वहाँ पर आ जाती है और मिस्टर गुक से मिलती है। मिस्टर गुक उससे माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि एक गलतफहमी हो गई थी तो तुम्हारी नौकरी पक्की। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सारा जो है उसे जाकर कमरा दिखा देती है। अब वो उसे जेनी और चैन से भी मिलवा देती है। जेनी जो कि बहुत गुस्सेल होती है और चैन जो कि बहुत कूल होता है। सारा कहती है कि तुम्हें इन बच्चों को संभालना पड़ेगा, तो डैनन कहती है अच्छी नौकरी के लिए मैं तो ऐसे 10 बच्चों को संभाल सकती हूँ। डैनन कहती है कि मैंने इनकी माँ को नहीं देखा, तो उसे पता चलता है कि 2 साल पहले वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। उसे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। सियोजंग के पास लेके जाती है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा पढ़ने लिखने के लिए बोल रही होती है। ये देखकर डैनन को अच्छा नहीं लगता कि इतना छोटा बच्चा और इस पर इतना बोझ डाला जा रहा है। अब सारा जो होती है सारी बातें उसे बता रही होती है, हर बच्चे के बारे में सब कुछ समझाती है और कहती है कि मैंने इस किताब में सब लिख दिया है तो तुम आराम से पढ़ लेना। हिम्मत करके डैनन उसे बोलती है कि सियोजंग तो बहुत छोटा है तो आप उसे इतना ज़्यादा सीखने के लिए क्यों कह रही है। तो वो बोलती है कि अभी नहीं सीखेगा तो फिर कैसे समझेगा, उसे अपने पापा की तरह बनना है। तो तुम फिक्र मत करो, वो बहुत ही होशियार बच्चा है, सब कुछ कर लेगा, तो तुम टेंशन मत लो। अब हमें सियोचोल को दिखाते हैं जो कि अपनी बीवी को उसके दोस्त यहाँ पे छोड़ रहा होता है और कहता है बस कुछ दिनों की बात है, मैं घर का इंतज़ाम कर लूँगा तो तुम्हें लेने आ जाऊँगा। वो बहुत दुखी मन के साथ वहाँ चली जाती है और कहती है जाओ तुम परेशान मत हो। अब वो आगे जाता है तो उसे अपनी बेटी का ख्याल आ रहा होता है। वो फ़ोन करने की कोशिश करता है लेकिन फ़ोन लगता नहीं है। तेज़ बरसात हो रही होती है जिसकी वजह से काफ़ी बिजली चमक रही होती है। तभी डैन को किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो सोचती है कोई बिल्ली का बच्चा रो रहा है। पहले तो वो ध्यान नहीं देती लेकिन बाद में वो उठकर जाती है और देखती है तो सियोजंग बैठा हुआ रो रहा होता है। वो उसके पास जाके बोलती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो वो बस रोए जा रहा होता है, कुछ बोलता ही नहीं है। फिर वो उसे कहती है कि बस चुप हो जाओ, तुम डर गए हो ना इसीलिए रो रहे हो। और वो उसे कहती है कि कमरे में सुला देती हूँ मैं, तो वो मना कर देता कि नहीं मैं उस कमरे में नहीं सोऊंगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब वो उसे अपने कमरे में ले आती है। वहाँ आने के बाद वो चुप हो जाता है। अब वो बोलता है कि ये बात किसी को भी मत बताना कि मैं रोया था, अगर आपने बताया तो मेरा भाई मुझे बहुत चिढ़ाएगा कि ये तो बहुत रोंदड़ू है। तो वो कहती है प्रॉमिस करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। और फिर वो बताता है कि मैं बिजली की वजह से नहीं रो रहा था, मुझे मेरी मॉम की बहुत याद आ रही थी, मैं कभी अकेला नहीं सोता हूँ, मुझे अपनी मॉम के साथ सोने की आदत है। ये बात सुनकर डैन कहती है कि मेरी मॉम भी नहीं है, मैं भी बहुत रोती हूँ। और दोनों बहुत हंसी मजाक करते हैं। अब वो उसे सुला देती है। रात में मौसम ज़्यादा ही ख़राब था इसलिए यॉनगुक को भी नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो अपने बच्चों को देखने जाता है। जब वो सियोजंग के कमरे में पहुंचता है तो वो वहाँ पर नहीं होता है, इसलिए वो घबरा जाता है और अपने बेटे चैन के पास जाकर उसे उठाकर पूछता है कि तुमने अपने भाई को देखा। वो बोलता है नहीं देखा। तो फिर वो अपनी बेटी को उठाता है। वो कहती है कि मुझे क्यों उठा रहे हो, वो उसे भी बताता है। इन सब की आवाज़ सुनकर मिसिस वोंग भी वहाँ पर आ जाती है और सभी लोग सियोजंग को ढूंढने लग जाते हैं। यॉनगुक कहता है कि मिस सियोन जाकर मिस पाक के कमरे में भी देख लीजिए। वो जब देखने के लिए जाती है तो जोंग वहीं पर सो रहा होता है। ये देखकर वो डैन को उठा देती है। डैन कहती है मेरी आँख लग गई थी। यॉनगुक भी वहाँ पर आ जाता है, पूछता है कि जंग यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो बताती है कि रात में वो डर गया था इसलिए यहीं पर सो गया। तो सब उसे डांटते हैं कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। अब यॉनगुक जो होता है अपने बेटे को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। मिस यून जो होती है डैन से कहती है कि इतनी गहरी नींद भी नहीं सोना चाहिए, सारा घर कितनी परेशान था और तुम सो रही थी, ध्यान रखना अगली बार से। अब हमें सियोचुल को दिखाते हैं जो कि अपने कमरे में होता है। तो उसे बाहर से हनी हनी आवाज़ आ रही होती है। वो बाहर जाकर देखता है तो उसकी वाइफ वहाँ पर होती है और बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। वो पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, तो मैं वहाँ छोड़ आया था। तो वो बताती है कि उनके मियाँ बीवी में सुलह हो गई तो सभी एक जगह आ गए, तो वो मुझे कहाँ रख दे, इसीलिए मैं वहाँ से निकल आई। तो सियोचुल बोलता है कि मुझे फ़ोन तो कर देती, एक बार मैं खुद लेने आ जाता ना। तो वो कहती मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी इसीलिए खुद ही आ गई। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही होती है। सुबह जब वो उठती है तो सियोचुल उसके लिए खाना ले आता है। यॉनसिल खाना खाती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। अब यॉनसिल कहती है कि मुझे यहीं पर रहने दो। सियोचुल कहता है कि ठीक है मैं सर से बात करूँगा, तुम किसी को भी मत बताना कि तुम यहाँ पर हो जब तक कि मैं बात ना करूँ। अगले दिन यॉनगुक जो होता है अपने बच्चों के लिए पूछता है
और पता करने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन वो डेंडेन से बात नहीं करता है और गुस्से में ही नज़र आ रहा होता है। अब हमें दिखाते हैं कि सबके चले जाने के बाद सैरा जो होती है डेंडेन के साथ बैठती है और उसे कहती है कि कल रात वाली बात मुझे पता चल गई है, लेकिन अब तुम आगे से ध्यान रखना, चाहे वो डरे या रोए, तुम उसके कमरे से उसे अलग जगह पर नहीं ले जाओगी, और अगर ऐसा कुछ होगा तो तुम मुझे बताओगी, समझ गई। डेंडेन ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। मिस यून बोलती है कि दोबारा ऐसा मत करना वरना ये कुछ और बखेड़ा खड़ा कर दी। यूजिन बताती है कि 2 साल पहले ही इन बच्चों की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, तब से बच्चे भी बहुत परेशान हैं। डेंडेन कहती है कि इनकी दादी को ख्याल रखना चाहिए, छोटे वाले को तो अपने पास सुला सकती है। यूजो बताती है कि वो इनकी सगी दादी नहीं है, इसीलिए तो वो कहाँ से लाड़ करेगी। मुझे बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है। मिस्टर गुक को तो बहुत चिंता है, लेकिन वो बेचारे क्या कर सकते हैं, काम में भी तो उलझे रहते हैं ना। अब मिसेस वोंग को दिखाते हैं जिनकी बेटी उनका फ़ोन नहीं उठा रही होती है, इसलिए वो उसके घर पे पहुंच जाती है। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वो अपने बॉयफ्रेंड को छुपा देती है। उसकी माँ घर में आ जाती है और मिस्टर पार्क से भी मिलवाती है। अब सेरी की माँ अपने रोने सुना रही होती है, तभी उसके हाथ में एक कच्छा आ जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि उसकी बेटी के साथ यहाँ उसका बॉयफ्रेंड भी रहता है, इसलिए वो उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन सेरी उसे भगा देती है। बाहर जाकर वो मिस्टर पार्क से कहती है कि जाकर पकड़ो। वो बेचारे भागते भी हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता। अब वो बोलते हैं कि पुलिस को फ़ोन कर दें। मिसेस वोंग मना कर देती है कि ये बात घर पर किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अब वो वापस आती है और अपनी बेटी को खूब डांटती है। सेरी कहती है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी माँ नहीं सुनती और उसे डांटे जा रही होती है। अब यॉन गुक जो होता है बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसकी बेटी उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती है। वो सैरा को फ़ोन करके बुलाता है डिनर के लिए और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसके बच्चों को इतना अच्छे से संभाला है, और उसके लिए वो बोनस भी देता है जो वो लेना नहीं चाहती थी, लेकिन वो उसे कहता है नहीं, ये तुम्हारा हक है, तुम ले लो, और उससे कई अच्छी बातें भी करता है। और फिर उसे 2 हफ्ते की छुट्टी के लिए बोल देता है कि तुमने बहुत सारा काम किया है, तो अब तुम कुछ दिन के लिए आराम करो। वो बहुत खुश हो जाती है। अब वो अपने घर जाती है और अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। उसकी माँ बड़ी खुश हो जाती है और कहती है लगता है जल्दी ही तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी। इस बात से वो भी ज़्यादा खुश हो जाती है। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और जेने का फ़ोन नहीं लग रहा था। डेंडेन बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि 2 घंटे ज़्यादा हो चुके थे। यॉनगुक जब वहाँ पर आता है तो वो उन्हें सारी बात बता देती है, इससे वो उस पर नाराज़ हो जाते। तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अब वो लोग उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन जेने आ गई होती है। उसे देखकर मिस्टर गुक उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ थी, इतनी देर कैसे हो गई, तुम इतनी लेट क्यों आई हो। लेकिन वो उनसे उल्टा ही जवाब देती है। वो कहती है कि आप मेरे डैड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सारी बातें बताऊं। मैं भी तो आपसे कभी कुछ नहीं पूछती, और कि मैं थक गई हूँ, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त डेंडेन उसकी फटी हुई स्कर्ट देख लेती है और उसे लगता है शायद कुछ गड़बड़ है। मिस्टर गुक जो होते हैं बहुत परेशान होते हैं और साइड में चले जाते हैं। अब डेंडेन जो होती है जेने के कमरे में जाती है और उसे पूछना चाह रही होती है स्कर्ट के बारे में, लेकिन वो कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो डेंडेन को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। डेंडेन बाहर चली जाती है और सोचती है कि मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन वो सी जॉन को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही होती है, तो वो उससे लुका छुपी का गेम खेलने लग जाता है, जिससे वो बहुत अच्छे से खेलती है और वो खुश हो जाता है। अब वो उसे स्कूल छोड़ने जाती है। यहाँ अंदर यॉन सिल को डेंडेन की आवाज़ आती है, तो वो सियोचुल को बोलती है कि मुझे डेंडेन की आवाज़ आ रही है। तभी दरवाजे पर नॉक हो जाती है, तो सियोचुल उसे छुपने के लिए बोल देता है और जाकर देखता है तो मिस यॉन उसके लिए खाना लेकर आई होती है। वो खाना ले लेता है तो मिस यॉन जो उसे बोलती है कि अगर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बताना, और वो कहती है कि क्या आप मुझे 1 कप कॉफ़ी नहीं पिलाएंगे। तो सियोचुल कहता है कि अभी मेरे पास नहीं है, जब मैं ले आऊँगा तो ज़रूर पिलाऊंगा। अब जब वो अंदर जाता है तो यॉन सिल उससे झगड़ा करने लग जाती है कि कौन है ये जो तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा फ्लर्ट कर रही है। वो उसे लगातार चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन वो सुनी नहीं रही होती है। अब हमें दिखाते हैं डेंडेन जो होती है सीजोंग को स्कूल छोड़ देती है, लेकिन वो भागकर उसके पास आता है और उनसे प्रॉमिस लेता है कि आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना, आप हमेशा मेरे साथ रहना। वो भी उससे प्रॉमिस कर लेती है। मिस यूजू जो होती है डेंडेन को खाने का कुछ सामान देती है जो कि मिस्टर पार्क के कमरे में पहुंचाना होता है। वो कहती है ठीक है मैं पहुंचा देती हूँ। यहाँ पर ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं, तभी दरवाजे पे नॉक हो जाती है, तो सियोचुल अपनी वाइफ को अंदर छुपने के लिए बोल देता है और जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है सामने डेंडेन होती है। यॉनसिल से रहा नहीं जाता और वो बाहर आ जाती है, और वो जैसी देखती है तो डेंडेन को देखकर ये सभी चौंक जाते। पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो बता देती मैं भी यहाँ काम करती हूँ। अब ये लोग सोच में पड़ जाते हैं अगर किसी को पता चल गया तो दोनों की नौकरी चली जाएगी। तो यॉनसिल कहती है कि तुम नौकरी छोड़ दो, तो वो कहती मैं क्यों छोड़ूँ नौकरी। तो उसका पापा कहता है कि मैं छोड़ दूंगा नौकरी, तुम फिक्र मत करो, लेकिन यॉनसिल बीच में बोले जा रही होती है
डेनन कहती है कि अभी हम किसी को कुछ नहीं बताते हैं, बाद में सोचते हैं क्या करना है। अब डियोबॉम जो होता है वो घर छोड़ के जा रहा होता है। सैरी कहती है कि मत जाओ घर छोड़ के, तो वो कहता है नहीं मुझे जाना चाहिए, तुम्हारी माँ बार बार यहाँ आएगी और मैं इस तरह से भागना नहीं चाहता, मुझे जाना होगा और एक अच्छी नौकरी ढूंढनी होगी ताकि मैं पैसे कमा सकूँ। तो वो कहती है कि देखो ऐसा कुछ मत करो, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगी। अब वो अपनी माँ के पास जाती है और झूठ झूठ बोल देती है कि वो बहुत अमीर खानदान की है। उसकी माँ भी बड़ी खुश हो जाती है। अब वो खाना खाने बैठे हैं तो वो अपने भाई से कहती है कि भाई अब आप ही अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ लो, एक सुंदर सुशील और शांत स्वभाव की लड़की ढूंढ लो। तो कहता है मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो वो अपना वाला बता देती है। ये सुनकर वो कहता है तुम किसी अनजान के साथ इस तरह डेट कैसे कर सकती हो। तो वो बोलती है अनजान नहीं, वो बहुत अच्छा है। टेंडेन जो होती है सोजन को सुलाने के बाद अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर इन लोगों में बहुत बड़ी बहस हो जाती है नौकरी छोड़ने के लिए। टेंडेन कहती है कि आखिर मुझे ही सेक्रीफाइस क्यों करना पड़ता है। तो योनसिल कहती है कि हम बेघर हो जाएंगे। तो वो कहती है मैं भी तो हो जाऊंगी ना, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। टेंडेन जो है रोती हुई घर पहुँचती है। रोज़ की तरह योनगुक जो है अपने बच्चों के कमरे से बाहर निकल रहा होता है। तो वो उसे देख लेता है और पूछता है कि इतनी रात गए कहाँ गई थी। वो बोलती मैं कोई सामान लेने चली गई थी। तो वो उसे कहता है दोबारा ऐसे मत करना, पहले बता देना उसके बाद ही कहीं पर जाना। अब वो कमरे में जाती है और बहुत रोती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ। अगले दिन वो अपने पापा के सामने होते हुए भी उनसे अनजान बनने की एक्टिंग करती है और फिर वो उन्हें खाना देने के लिए जाती है। और वहाँ जाकर वो अपने पापा से कहती है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँगी, आप परेशान मत होइए। लेकिन उसका पापा कहता है कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा, और दोनों में बहस होने लगती है। अगले दिन डेनन जो होती है स्कूल से लेने जाती है सियोजोंग को, और वो बहुत खुशी के साथ उसके साथ घर आता है। वहाँ आकर वो देखती है कि उसके पापा ने इस्तीफ़ा दे दिया होता है। मिस वोंग मना करती है तो वो नहीं मानते हैं। अब सारा बोलती है कि ठीक है मैं जाकर बता दूंगी, और वो जाकर मिस्टर गुक को बता देती है। तो वो कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा वो ऐसा करेंगे। ठीक है उनको कह देना कि जब तक कोई दूसरा नहीं मिलता तो आप तब तक तो यहीं पर रुके। अब डेनन अपने पापा से बोलती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो कहते हैं नहीं बेटा, तुम यहाँ पर अच्छे से नौकरी करो, मुझे तो कोई भी मिल जाएगी, तुम परेशान मत हो। तभी वहाँ से जेनी जाती है जिसके पैरों में बहुत सारी चोट लगी हुई होती है। ये देखकर डेनन उसके पीछे ही जाती है। जेनी अपने कमरे में बैठी होती है तो डेनन वहाँ पर आ जाती है और उससे बोलती है कि आखिर ये चल क्या रहा है, तुम्हारे को इतनी चोट कैसे लगी बताओ मुझे। तो वो बोलती है तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। डेनन कहती है कि अगर तुमने अभी नहीं बताया तो तुम्हारे पापा को बता दूंगी। तो वो उसे सब कुछ बता देती है। अगले दिन डेनन जो है जेनी के साथ में उन लड़कियों के सामने पहुंच जाती है और उनसे कहती है कि माफ़ी मांगो इससे, तुम लोगों ने जो इसके साथ किया है और इसके जो पैसे लिए हैं सब लौटाने होंगे। लेकिन वो लड़कियां अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बहादुर समझ रही होती है, और तो डेन उन सब का फलूदा बना देती है और बहुत पीटती है उन लोगों को। सभी लड़कियों को वो घुटनों के बल बिठा देती है और सारी लड़कियाँ मिलकर जेनी से माफ़ी मांगती है। डेनन कहती है कि दोबारा अगर इसके साथ कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अब वो जेनी को लेकर घर पर आ जाती है। योनगुक क्लब में होता है, वहाँ पर ही उसकी फ्रेंड मिलती है जो कि अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है कि नहीं हम दोनों दोस्त ही ठीक हैं। जब वो बाहर निकलती है तो सारा शराब पीकर आ जाती है और उससे बहुत लड़ाई करती है कि तुम मेरे बंदे पर डोरे डालोगी, और खूब हाथापाई हो जाती है इन दोनों के बीच में। अब ही जो है अपनी बहन को बताती है कि उसने मुझे मना कर दिया। ये बात सारा की माँ सुन लेती है और जाके सारा को बता देती है। सारा खुश हो जाती है। अब योनगुक को दिखाते हैं जो कि सोच रहा था कि उसकी वाइफ ने मरते वक्त उससे कहा था कि 1 साल तो तुम मेरा शौक मना लेना, लेकिन उसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी फिर नए सिरे से शुरू करना, एक किसी अच्छी लड़की के साथ शादी करना और अपना घर बसाना ताकि तुम सभी खुश रह सको। ये बात उसे याद आ जाती है। अब वो पहाड़ पर जाता है और अपनी वाइफ को पूरे दिल से गुड बाय बोल देता है। अगले दिन वो घर से उसकी सारी तस्वीरें और सामान हटवा देता है। जिन्हें ये सब देखकर बहुत नाराज़ हो जाती है और मिस युनजो को बुलाती है और उन्हें बहुत चिल्लाती है कि कहाँ गई मेरी माँ की तस्वीरें। योनगुक वहाँ पर आ जाता है और कहता है मैंने हटवाया है सब कुछ। तो ये देखकर वो कहती है आपने मेरी माँ की सब चीज़ें हटवा दी, आप बहुत बुरे हैं। ये कहकर वो चली जाती है। चैन भी अपने पापा को कहता है कि इस बार तो आपने हद ही ख़त्म कर दी, और वो भी चला जाता है। छोटा वाला बेटा कहता है कि मैं आपसे नफरत करता हूँ। टेंडेन आकर उसे उठाकर वहाँ से ले जाती है। वो भी बहुत रो रहा होता है। उसकी माँ कहती है कि आज ही का दिन मिला था तुम्हें ये सब करने के लिए। अब जिन्हें अपने कमरे में बैठकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है और अपनी माँ को याद कर रही होती है। चैन भी अपनी माँ को याद कर रहा होता है और छोटा वाला भी बड़ी मुश्किल से डेन उसको सुलाती है। बाहर उसकी माँ को तो जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो तो अच्छे से खा रही पी रही होती है। अब हमें दिखाते हैं कि योनसिल कहती है कि कितना अमीर बंदा है, अगर दूसरी शादी कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा, क्यों ना हम अपनी डेंडन के लिए सोचें। तो उसका पापा बोलता है कैसी बातें कर रही हो, 3 बच्चों का बाप है वो। अब डेंडन आकर बताती है कि जेने अपने कमरे में नहीं है, मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। ये सुनकर जेने और योनगुक बाहर की तरफ ढूंढने चले जाते हैं और बाकी सब घर में ढूंढ रहे होते हैं। डेंडन उसे कैफ़े और बहुत सारी जगह पर ढूंढती है, वहीं
यॉनगुक जो होता है उसे गलियों में ढूंढ रहा होता है। अब दोनों वापस मिलते हैं। डेनन कहती है आप उसके दोस्तों को फ़ोन करके पता करिए। तो वो बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे किसी के भी नंबर नहीं मालूम। तो डेनन कहती है कैसे पापा हो, तुम्हें अपनी बच्ची का कुछ भी नहीं पता, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, तुम कुछ नहीं जानते, अपने आप को बाप कहते हो, शर्म नहीं आती। वो बहुत सुना देती है उसको और फिर वो बताती है आपको पता होना चाहिए, आपका छोटा बेटा रोज़ रात को रोता है, अपनी माँ को याद करके सोता है, और आपकी बेटी जिसे के बदन पे इतनी चोटें लगी हैं, आपने कभी गौर किया है? ये सुनकर वो बोलता है मुझे बताओ किस तरह की चोट, बताओ मुझे किस तरह की चोटें। तो वो कुछ नहीं बोल रही होती है, तभी पीछे से जेनी आ जाती है और उनको देखकर वो भागने लगती है। ये लोग भागते हैं उसके पीछे और इसका पापा उसे पकड़ लेता है। अब वो उसे देखने लगता है तो उसके हाथों पर कई निशान होते हैं। ये देखकर वो बोलता है कि तुमने बताया नहीं, ये तुम्हें कैसे लगे, बताओ ये निशान कैसे पड़े, तुम मुझे सब कुछ बता। अब वो बताती है कि स्कूल में मुझे कुछ लड़कियां बुली करती है, रोज़ बुली करती हैं। जब मैं घर आती थी तो मेरे कपड़ों पर मिट्टी लगी होती थी, मुझे काफ़ी चोट भी लगी होती थी, लेकिन कभी किसी ने देखा ही नहीं। मिस डेंडन के अलावा किसी ने गौर नहीं लगाया, उन्होंने ही मेरा साथ दिया और मेरी परेशानी को दूर किया। तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मैंने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो वो अपने पापा से माफ़ी मांगती है और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ की ही इच्छा थी ऐसे करने की, तभी मैंने वो सब कुछ हटाया है सामने। वो चाहती थी कि तुम लोग आगे ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी बिताओ, इसलिए ये सब कुछ किया। और वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है। अब जेने को समझ में आता है उसके पापा उसकी भी फिक्र करते हैं। अब सभी मिलकर घर आ जाते हैं और बरसी को अच्छी तरीके से मनाते हैं। बच्चे अपनी माँ को सलाम करते हैं और अपना प्यार जताते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे और अपनी माँ को याद कर रहे थे। यॉन सुक के चेहरे पर भी एक सुकून था। सुबह डेंडन जब उठती है तो उसे रात वाली बात याद आ जाती है। वो अपने आप को कोसने लगती है कि ये क्या कर दिया मैंने, कितना ज़्यादा बोलने की क्या ज़रूरत थी मुझे। और वो अपने आप को ही बोल रही होती है कि पगला गई हो क्या, कहीं नौकरी से ना निकाल दी जाओ। अब वो बचते बचाते नीचे उतर रही होती है तो वहाँ पर यॉनगुक आ जाता है। डेंडन भाग कर जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, कल रात मेरे मुंह में आया जो मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे जेनी की फ़िक्र हो रही थी, बस उसी चक्कर में मुंह से निकल गया, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो माफ़ी मांगे जा रही होती है। यॉनगुक उसे कहता है कि अंदर चलो, हमें बैठकर बात करनी है। अब वो ऑफिस में चली जाती है तो सारा भी पीछे पीछे आ जाती है चाय लेकर। वो उसे चाय रखकर वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। डेंडन से कहता है कि पहले तुम चाय पी लो। वो फटाक से चाय पी लेती है। डेंडन सोच रही होती है कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दिया जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। लेकिन यॉनगुक जो होता है उसे बताता है कि कल रात जो तुमने कहा उसके बाद मैं अपनी बेटी को अच्छी तरीके से समझ पाया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और तुम मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा फिक्र करती हो और तुमने अपना जॉब बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। वो उसकी बहुत तारीफ़ करता है और बोलता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी मेरे बच्चों के करीब जाने में? तो वो बोलती हाँ मैं ज़रूर करूँगी। तो वो उससे बोलता है कि अब आज के बाद मेरे बच्चे जो भी करेंगे तुम मुझे इन सारी चीज़ों की खबर बराबर से दोगी, ताकि मैं उन्हें समझ सकूं और उनके साथ में घुल मिल सकूं। तो तुम मेरे लिए इतना ज़रूर कर देना। ये बोलकर वो उसे जाने के लिए कहता है। तो वो कहती है आप मुझे नौकरी से तो नहीं निकालोगे ना? तो कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हमें दिखाते हैं कि डेंडन जो होती है सियोजोंग को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही होती है। रास्ते में गेम दिख जाता है तो वो कहता है मैं ये खेलना चाहता हूँ। तो उसे मना कर देती है, कहती है कि नहीं। वो ज़िद करने लग जाता है। डेंडन बोलती है स्कूल से वापस आते टाइम थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें ज़रूर खिलाऊंगी। अब वो उसे स्कूल छोड़कर आ जाती है। अब वो बाहर चली जाती है तो सैरा उसे अपने साथ ले जाती है और पूछती है कि अंदर क्या बात हुई। तो वो सब कुछ बता देती है। तो सैरा कहती है कि ठीक है तुम उन्हें रिपोर्ट कर देना, लेकिन अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी बात हुई तो सबसे पहले तुम मुझे ही बताना। तो वो मान जाती है। अब हमें दिखाते हैं कि गुखी का फ़ोन आता है। वो कहती है कि मैं देश छोड़कर बाहर जा रही हूँ और बहुत लंबे टाइम तक शायद लौट के ना आऊँ। वो उसकी अच्छी दोस्त थी इसलिए वो उसे फ़िक्र हो रही थी, लेकिन उसके डिसीजन पे वो भी हाँ बोल देता है और तो ठीक है फिर मिलते हैं। अब ये लोग वापस स्कूल से आ रहे होते हैं तो रास्ते में फिर वही जगह आ जाती है। सियोजोंग रुक जाता है और कहता है आपने वादा किया था तो चलो गेम खिलाओ। वो कहती है ठीक है सिर्फ एक ही बार खेलेंगे। जब गेम शुरू करते हैं तो वो लोग रुकते ही नहीं और खेले जा रहे होते हैं। पीछे से यॉनगुक आ जाता है और वो बोलता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ पर? देखकर डेंडन एकदम से घबरा जाती है। मिस्टर यॉनगुक वहाँ पर आ जाते हैं और इन लोगों को बहुत चिल्लाते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सियोजोंग कहता है कि मैंने ही जिद करी थी। तो उसके पापा डेंडन को डांटने लग जाते हैं कि तुम्हें तो समझना चाहिए ना, वो तो छोटा बच्चा है लेकिन तुम तो बड़ी हो ना, इसे क्या पता चले। और वो उसके पास बैठकर उसे समझाते हैं तुम्हें इस तरह सड़क पर गेम नहीं खेलना चाहिए। जोंग बोलता है कि मेरे सारे दोस्त यहाँ पर आते हैं, उनके पापा तो मना नहीं करते, आप ही हमेशा जिद करते हो और मना करते रहते हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। और वो गुस्सा होकर वहाँ से भाग कर चला जाता है। अब खाने पे सब उसका इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन वो आ ही नहीं रहा होता है।
सारा कहती है कि मैं जाकर उसे बुला कर लाती हूँ। वो जाती है बुलाने के लिए तो सेजोंग कहता है कि आप भी पापा की तरह हो, इसलिए मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, और वो नहीं आता है। वो आकर इन सब से कहती है कि मैं बाद में उसे खाना खिला दूंगी, आप लोग खा लो। तो सभी लोग खाना खा लेते हैं। अब योनगुक अपने बेटे के पास जाता है तो वो उससे बात ही नहीं करता। योनगुक बात करने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है कि दीदी सही कहती है, आप हमेशा अपनी मर्जी ही चलाते हैं, किसी की नहीं सुनते। ये सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता है। अब योनगुक डेंडेन के साथ बैठा होता है तो डेंडेन उसे समझाती है अगर आप उनका थोड़ा सा साथ दोगे तो वो तभी तो वो आपके दोस्त बनेंगे, वो आपकी बात को समझेंगे, इस तरह तो वो आपसे दूर हो सकते हैं। ये सुनकर वो बोलता है कि गलत तो गलत होता है ना, मैं उसे गलत काम करने के लिए कैसे इजाज़त दे दूँ। तो डेनिन कहती है कि कभी कभी थोड़ा बहुत तो आज़ादी देना बनता है ना। इस बात को सुनकर वो कहता है कि ठीक है, तो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार खेल सकता है। लेकिन डेंडेन के समझाने पर वो 2 बार के लिए मान जाता है। अब डेंडेन जो होती है जाकर सेजोंग को सब बता देती है तो वो उछल उछल के कूदने लगता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब वो कहती है कि चलो सबसे पहले खाना खा लो। अब वो उसे खाना खिला रही होती है, तभी वहाँ पर योनगुक भी आ जाता है और ये लोग बहुत खुश रहते हैं। इन सबको सारा देख लेती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। अब वो जाकर योनगुक से कहती है कि सेजोंग के लिए ये सब कुछ ठीक नहीं है, आपको इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। तो कहता है कि वो मेरा बेटा है, मैं जानता हूँ उसके लिए क्या बेहतर है। अब सारा जो होती है अपने घर के वहाँ पहुँचती है तो एक लड़का उसका पीछा कर रहा होता है। ये देखकर वो पलटकर देखती भी है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। अब ये लड़का कौन है हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन सुबह सारे बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर निकलते हैं। योनगुक उन लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात करता है। सभी बच्चे अपने पापा को इस तरह देखकर चौंक गए होते हैं। योनगुक अपने बच्चों से कहता है कि मैं स्कूल छोड़ देता हूँ, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं जाता, सब अपना चले जाते हैं। डेंडेन जो होती है ये सब देखकर सेजोंग को कहती है कि तुम अपने पापा के साथ स्कूल जाओगे, तो वो खुशी खुशी चला जाता है। अब डेंडेन जो होती है योनजू के साथ में होती है। वो बोलती है कि इन लोगों को खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो बातों बातों में बता देती है कि सेजोंग को गोद लिया गया था। ये सुनकर डेंडेन चौंक जाती है कि क्या सेजोंग अडॉप्टेड है। तो कहती हाँ, लेकिन तभी वहाँ पर सारा आ जाती है और बहुत गुस्से से उसे चिल्लाने लग जाती है और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, जब यहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं है इस बारे में बात करने के लिए, तो तुमने बोला कैसे, तुम्हें अपनी नौकरी की फ़िक्र नहीं है क्या, तुम्हें निकलवा दूँगी मैं यहाँ से। और बहुत सुनाती है उसको। वो बेचारी गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा कभी भी नहीं बोलूँगी। ये कहकर सारा वहाँ से चली जाती है और गुस्से में बहुत तेज़ कार चलाते हुए जा रही होती है और कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बात करने के लिए। अब हमें शॉपिंग मॉल दिखाते हैं जहाँ पर सैरी और ड्योबम होते हैं जो कपड़े खरीद रहे होते हैं। ड्योबम जो होता है अपनी माँ के लिए कोई कपड़े देखता है और उन्हें वापस रख रहा होता है। तो सैरी बोलती है कि किसके लिए देख रहे हो। तो वो कहता है मैं अपनी माँ के लिए देख रहा हूँ, जब मैं कमाऊँगा तो मैं अपनी माँ के लिए ज़रूर ये कपड़े खरीदूँगा। ये सुन देखकर वो बोलती है कि मेरे पैसे तुम्हारे पैसे बराबर ही तो हैं, हम दोनों एक हैं ना, तो तुम खरीद लो, जिस चीज़ के लिए लेना है सब के लिए ले लो, मैं दे दूँगी पैसे। वो बोलता है नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तुम्हारे पैसे। तो लेकिन वो पीछे ही पड़ जाती है तो बेचारे को खरीदना ही पड़ता है। अब हमें यूजो को दिखाते हैं जो कि पीछे की तरफ कोई सामान रखने जाती है। तभी उस खाने की महक आ रही होती है तो वो जाकर देखती है कि मिस्टर पार्क के कमरे में आखिर कौन है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वो भागकर डेन को बुलाकर ले आती है। डेन उसे झूठ बोल देती है कि मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है और वो उसे समझाती है कि कोई नहीं, यहाँ पे चलो यहाँ, और वो वहाँ से उसको भेज देती है। अब डेन जो होती है अपनी माँ को फ़ोन करके बुलाती है और कहती है कि आप हमेशा की तरह क्यों मुश्किलें पैदा कर रही है पापा के लिए। ये सुनकर वो बोलती है क्या तुम कभी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती क्या, एक गलती क्या हो गई हमसे, तुम तो हम बस इल्ज़ाम लगाए जाती हो और अपनी सफाई देने लगती है। लेकिन डेन सुनने को राज़ी नहीं होती और भला बुरा बहुत सारा सुना देती है। जॉनसन पीछे से चिल्लाती है कि एक दिन तुम पछताओगी अपनी कही हुई बात पर। तभी उसके बेटे का फ़ोन आ जाता है और वो उसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। अब वो वहाँ पर जाती है तो उसका बेटा अब अपनी माँ को पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो। तो बोलती है मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। और अपने बेटे को इतने सूट बूट में देखकर वो पूछने लग जाती है कि ये सब कहाँ से आया, कोई चोरी वोरी तो नहीं कर रहे हो ना तुम, अब कोई गलत कामों में तो नहीं पड़ गए। तो वो बोलता है नहीं माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और वो उन लोग के लिए जो गिफ्ट लाता है वो सब कुछ उनको दे देता है और कहता है कि सभी के लिए लेकर आया हूँ। पहुँचती है तो बहुत रात हो गई होती है, इसीलिए वो खिड़की से आवाज़ें दे रही होती है। जोजोल वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना, किसी को मालूम पड़ गया तो वो हम दोनों को यहाँ से निकाल देंगे। अब वो उसे अंदर लेके चला जाता है और वो बताती है कि आज ड्योबम से मिली थी और उसने ये सब तोहफे दिए हैं, बेटे को लग रहा है कोई अच्छा काम मिल गया है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है जो कि सेजोंग को सुला रही होती है। तभी उसे ख्याल आता है अपनी माँ का कि उसने आज अच्छा नहीं किया।
डेनडेन के पापा उसे फ़ोन करके बाहर मिलने के लिए बुलाते हैं। जब वो वहाँ पर जाती है तो अपने पापा से सारी बात बता देती है और कहती है कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने माँ के साथ सही बात नहीं करी, मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। तो उसके पापा कहते हैं बहुत जल्द मैं नौकरी छोड़ के चला जाऊँगा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ अब ज़्यादा ध्यान रखेगी। उसके पापा कहते हैं कि डियोबम ने तुम्हारे लिए तोहफ़ा भेजा है और वो उसे वो गिफ्ट दे देते हैं जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अब हमें दिखाते हैं कि सारा जो होती है अपनी बिल्डिंग के होती है, तभी वो आदमी वहाँ पर आ जाता है। सारा उस आदमी को जानती थी, उसका नाम जिन सांगू होता है और वो उसे कहता है कि तुम भूल गई क्या मुझे, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो कहती है ये बहुत पुरानी बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और वो जाने लगती है। तो वो कहता है कि मुझे लग रहा है तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि 6 साल पहले हमारे बीच में क्या था, तुम प्रेग्नेंट थी ना, तो बताओ वो बच्चा कहाँ पर है। ये सुनकर वो कहती है कि तुम धोखेबाज इंसान हो, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था लेकिन तुम किसी और से शादी कर ली और मुझे पूछ रहे हो सब। वो कहता है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझे बताओ मेरा बच्चा कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि कोई भी बच्चा नहीं है और वो उसे जाने के लिए कहती। तो वो कहता है मैं मान ही नहीं सकता, तुमने कुछ कर लिया होगा, मुझे पक्का यकीन। लेकिन वो उसे एक चांटा लगा देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। तो कहता है ठीक है अभी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मुझे पक्का यकीन है कुछ तो बात है, तुम मुझसे छुपा नहीं सकती। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब वो वहीं बैठकर रोने लग जाती है। ये सारी बातें उसकी माँ ने सुन ली होती है। वो उसे पूछना चाहती थी लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। उसकी माँ समझ रही थी लेकिन अब क्या करे, वो दरवाज़ा ही नहीं खोलती है। अब हमें यॉनगुक को दिखाते हैं। वादे के मुताबिक डेनडेन जो होती है उसके बच्चों की सारी खबरें उन्हें एक एक करके बता रही होती है, जिसे पढ़ने के बाद वो भी बहुत खुश हो जाते हैं कि उनके बच्चों के बारे में उनको पूरी जानकारी तो है। अब हमें दिखाते हैं कि सैरा जो होती है सच में 6 साल पहले प्रेग्नेंट थी और उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। वो उसे अनाथ आश्रम छोड़ने चाहती थी लेकिन वो उसे छोड़ ही नहीं पाती और उसे वापस लेके चली जाती है। ये बात याद करके वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसकी माँ बाहर से उसकी आवाज़ें सुनकर फ़ौरन अंदर आ जाती है और उसे पूछती है कि आखिर बात क्या है, बताओ वो आदमी जो कह रहा था वो सच था क्या, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट थी। लेकिन वो अपनी माँ से कोई भी बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कुछ नहीं बता रही होती। तो उसकी माँ कहती है रुको, मुझे पता है, मैंने देखा है तुम्हारे पास वो बच्चों की चीज़ें हैं। और वो ड्रॉर खोल के सब सामान बाहर निकाल देती है। तभी उन्हें एक डब्बा मिलता है जिसके अंदर बहुत सारी फ़ोटोग्राफ और बहुत बच्चे का सामान होता है। वो फ़ोटोग्राफ जो होती है वो सियोजोंग की होती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि सारा ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो सियोजोंग ही है। उन सारी तस्वीरों को देखकर उसकी माँ बोलती है क्या यही तुम्हारा बेटा है, बताओ मुझे, अब तो बता दो। तो वो आखिरकार बोल ही देती है, कहती हाँ सियोजोंग ही मेरा बेटा है, वो मेरा अपना बेटा है। और ये कहकर वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा रोती। यहाँ पे सारा की माँ को सब कुछ पता चल गया होता है, सियोजोंग जो है उसका बेटा होता है। अगले दिन सुबह वो उसको रोकती है और पूछती है कि तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहती मुझे डर था कि आप मुझ पर चिल्लाएंगी। उसकी माँ बोलती है तो इसीलिए तुम यहाँ पर नौकरी करती हो ताकि तुम अपने बच्चे के पास रह सको, और शादी भी इसीलिए करना चाहती हो ताकि तुम उसकी माँ बन सको। वो बोलती है हाँ। डेनडेन जो होती है सियोजोंग को लेने के लिए उसके स्कूल जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी दादी उसे लेकर गई है। ये सुनकर वो चौंक जाती है। वो सारा को फ़ोन करके बताती है। सारा समझ जाती है कि मेरी माँ ही उसे ले गई होगी, इसलिए वो डेनडेन से कहती है कि रुको मैं अभी बताती हूँ। वो अपनी माँ को फ़ोन करके पूछती है तो उसकी माँ कहती है हाँ मैं ही ले आई थी, मैंने सोचा उसे आइसक्रीम खिला होती है। डेनडेन को फिर से फ़ोन करके बोलती है कि मुझे पता है वो कहाँ है, मैं ले आती हूँ, उसे मेरी माँ ले गई थी। ये सुनकर डेनडेन कहती है कि क्या मैं चेयरमैन सर को बता दूँ। तो वो मना करती है कि नहीं नहीं तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं घर आकर तुमसे बात करती हूँ। अब वो फ़ौरन भाग कर जाती है अपनी माँ के पास और वहाँ से सियोजोंग को लेकर आ जाती है। रास्ते में सियोजोंग पूछता है कि आज मैं स्पार्क क्यों नहीं आई। तो सारा कहती है कि वो कुछ काम से गई है। अब वो डेनडेन के पास जाती है और बोलती है कि मेरी माँ को पता नहीं था, सियोजोंग उन्हें दादी की तरह ही समझता है, इस वजह से वो उनके साथ चला गया था, तो तुम ये बात प्लीज़ मत बताना। सारा घर जाती है और अपनी माँ से कहती है कि आपको थोड़ा सा होश रखना चाहिए, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, इससे मुझे मुश्किल हो जाएगी। और वो बेचारी रोने लग जाती है। उसकी माँ उसे दिलासा देती है। डेनडेन जो होती है रोज़ की तरह यॉनगुक को सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। इसके बाद यॉनगुक को पता चलता है कि एना आने वाली है। वो बहुत खुश हो जाता है और जाकर योजू से कहता है कि कमरा तैयार करो और खाना वगैरह अच्छे से बनाओ। तो वो समझ जाती है कि एना आ रही है। योजू जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। डेनडेन बोलती है क्या हुआ। तो वो बताती है कि आज एना आने वाली है और वो मिस्टर गुक की बहन की तरह है और काफ़ी बड़ी शेयर होल्डर भी है कंपनी की, मैं उनके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। अब हमें एना को दिखाते हैं जो कि एयरपोर्ट पे होती है। सियोचुल उनको लेने के लिए जाता है।
तभी वो उसे देखकर चौंक जाती है और गिरने वाली होती है, तो सियोचुल उनको पकड़ लेता है। अब वो टैक्सी में जा रही होती है और सोच रही होती है क्या ये सच में सियोचुल है, और वो नाम पूछ लेती है। जब सियोचुल अपना पूरा नाम बताता है तो वो चौंक जाती है कि ये तो सच में वही है। अब उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जब वो छोड़कर गई थी। अचानक ही उनका जी घबरा जाता है और वो उल्टी करने के लिए बाहर आ जाती हैं। सियोचुल जो है उन्हें रुमाल देता है। ऐना को यकीन नहीं हो रहा था कि वो दोबारा सियोचुल से कभी मिल पाएगी। उसने सोचा था कि वो दोबारा कभी नहीं मिलेगी। अब सियोचुल जो होता है मेडिकल से दवाई खरीदने के लिए जाता है। पीछे से ऐना सोचती है कि अच्छा उसने मुझे नहीं पहचाना। अब एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और इसकी वजह से उसकी सर्जरी हुई और उसका चेहरा चेंज हो गया था। सियोचुल दवाई ला कर देता है तो वो ले लेती है। यॉनगुक जो होता है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। जैसे वो आती है वो बहुत खुशी के साथ उन्हें गले लगाता है। अब वो अपने बच्चों के साथ उनको मिलवाता है और ये सब अंदर चले जाते हैं। बच्चे जो होते हैं डैंडन से भी उनकी मुलाकात करवाते हैं। अब डैंडन देखती है कि उसके पापा सामान ला रहे हैं तो वो भी मदद करती है। मिस किम सोचती है कि मैंने सोचा नहीं था कि उससे मेरी मुलाकात यहाँ पर हो जाएगी। तभी वहाँ पे यॉनगुक आ जाता है और वो उनसे पूछता है कि अब आपकी तबीयत ठीक है ना। तो कहती है हाँ मेरी तबीयत ठीक है। तो वो बोलता है कि मुझे मिस्टर पार्क ने बताया था। तो वो मिस्टर पार्क के बारे में पूछती है तो यॉनगुक कहता है कि वो अच्छे इंसान हैं लेकिन पता नहीं क्यों वो नौकरी छोड़ के जाना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपका ड्राइवर उनको रखवा दूँ। तो वो मना कर देती है और ये लोग सारी बातें करते हैं। वो कहता है कि मुझे आपको जी ऑन कह के बुलाना अच्छा लगता था। तो वो बोलती है कि मुझे इस नाम से दोबारा मत बुलाना। मिस किम सो जाती है तो उन्हें फ्लैशबैक आता है। चेहरा चेंज हो जाने के बाद वो एक बार यॉनचुल से मिलने के लिए गई थी। अपनी बेटी डैंडन को देखना चाहती थी लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहा था, इसलिए वो वापस चली गई। अब वो घबरा कर उठ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, दोबारा मुझे शुरू नहीं कर। इस वजह से वो अपना सामान बांधती है और बाहर की तरफ निकलती है। डैंडन रास्ते में मिल जाती है और पूछती है कि आप कहाँ जा रही हैं। तो वो बोलती है कि मुझे होटल में कल सुबह जाना तो था ही, तो मैं अभी चली जाती हूँ, मुझे यहाँ थोड़ी घबराहट हो रही है। तो वो बोलती है ठीक है लेकिन पहले आप सर को बता देते हैं। तो वो मना कर देती है, कहती मैं फ़ोन करके बता दूँगी, तुम चलो। कहती है ठीक है मैं छोड़ देती हूँ आपको बाहर तक, और टैक्सी में सामान वगैरह सब रखवा देती है। पैसे देती है डैंडन को। डैंडन कहती है कि मैं नहीं लेना चाहती। तो बोलती नहीं कि तो मैं तुम्हें खुशी से दे रही हूँ। फिर डैंडन बेचारी अंदर को आती है। यहाँ पर यॉनगुक जो होता है पानी पी रहा होता है, तभी उसे आवाज़ आती है और उसे लगता है कोई चोर आ गया। वो फ्राई पैन उठाता है और उस तरफ आने लगता है। अचानक डैंडन सामने आ जाती है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी वो रुक जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि आप मुझे मारना चाहते हो क्या। तो वो कहता है नहीं मैं समझा कोई चोर है। मिस किम के जाने की बात उसको बता देती है। तो वो कहता है कि अचानक क्या हो गया, मिस किम ऐसे कैसे चली गई, मुझसे बात ही नहीं की। अब डैंडन हंस रही होती है और यॉनगुक अंदर चला जाता है। यॉनगुक जो होता है जाकर अंदर फ़ोन करता है और बोलता है कि आप क्यों चली गई यहाँ से। तो वो कहती परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल भी। अब वो सोचता है कि मैं तो आज उसे मारने ही वाला था। वहाँ डैंडन भी सोच रही होती है कि कभी कभी मिस्टर चेयरमैन काफ़ी क्यूट नज़र आते हैं। अब मिस वॉन्ग को सब सच्चाई पता चल जाती है कि उनकी बेटी ने उससे झूठ बोला था, इसलिए वो सीधा उसके घर पे पहुँच जाती है और बोलती है कि तुमने झूठ कहा था कि तुम जिस लड़के को चाहती हो वो बहुत अमीर है। तो कहती है मैं क्या करूँ, तुम तो मेरे पीछे पड़ गई थी, तो मैंने इसलिए बोल दिया। तो इसकी माँ उस पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है। अब वो एक डिटेक्टिव के पास जाती है और उस लड़के के बारे में सारी जानकारी निकालने के लिए बोल देती है। अब यॉनगुक अपनी कार से जा रहा होता है तो वो अपनी बेटी को एक लड़के के साथ देख लेता है। वो फ़ौरन वहाँ पे चला जाता है और क्या चल रहा है यहाँ पर। अब उसकी बेटी बोलती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप क्या मेरा पीछा कर रहे हो। तो वो बोलता है कि इसे तो बाद में देखूंगा, पहले बताओ तुम मेकअप क्यों कर रही थी। जेनी कहती है कि आपको मेरे दोस्तों के बारे में कैसे पता, आप क्या मेरा पीछा करवा रहे हो। तो वो बोलता है कि ये बात छोड़ो, पहले मुझे बताओ कि तुम इतना मेकअप क्यों कर रही हो। ये सुनकर वो चिढ़ जाती है। अब वो लड़का कहता है कि मैं चलता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। जेनी कहती है कि आप मुझे ऐसा कह कैसे सकते हो। अब ये लोग घर पहुँच जाते हैं। मिस्टर गुक जेनी को होमवर्क करने के लिए बोलते हैं तो वो कहती है कि आपको लगता है कि मैं अभी इस मूड में हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। जॉन गुक कहता है कि वो लड़का तुम्हारा दोस्त नहीं है ना, उससे ज़्यादा कुछ है ना। तो ये सुनकर वो और चिढ़ जाती है और अपने पापा आपको बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। ये सुनकर वो कहता है क्या कहा तुमने। तो वो वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें पीछे खड़ी हुई तीनों भी सुन लेती है। अब वो ऑफिस में होता है, वहाँ पर डैंडन जाती है तो वो उसे सारी बात बताता है कि किस तरह वो एक लड़के के सामने खड़ी हुई लिपस्टिक लगा रही थी। ये सुनकर वो कहती है कि वो उसका सिर्फ दोस्त है और कुछ भी नहीं है। ये सुनकर वो कहता है तो तुम उसकी साइड ले रही हो, मेरी बात नहीं सुनोगी। तो वो बोलती है मैं आपकी भी बात सुन रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हो कि इस वक्त आप जो भी बोल रहे हो वो सही नहीं है। ये सुनकर वो कहता है मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, मैं अपनी बेटी का अच्छा ही तो सोचूंगा ना। ये सुनकर वो कहती है कि जब आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते हो
तो मैं भी क्या बोल सकती हूँ, आपकी बेटी वैसे आपके मन में सही कहती है। ये सुनकर वो चिढ़ जाता है, कहती है कि आपको देख के आज मुझे मेरे पापा की याद आ रही है। जब मैं मिडिल स्कूल में थी तो वो बिल्कुल इसी तरह बात किया करते थे। क्या कहना चाहती हो तुम? तो वो बोलती है कि आप एक कोशिश करके देख लीजिए, फिर मैं बताऊंगी क्या करना है। अब वो अपनी बेटी के कमरे की तरफ जाता है और दरवाज़ा बजाता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रही होती। फिर वो दरवाज़ा खोल देती है और कहती है कि कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती, आपको यहाँ पर क्या काम है? वो बोलता है क्या, कैसी बातें कर रही हो ये? यॉनगुक जो होता है डैंडन से बोलता है कि देखा तुमने अभी इसने मुझसे कैसे बात की। तो वो उनको लेकर एक कॉस्मेटिक शॉप में जाती है और कहती है अगर हमें जेनी को मनाना है तो उसके लिए कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जिससे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। अब ये लोग वहाँ पर एक लिपस्टिक ढूंढ रहे होते हैं। यॉनगुक जो होता है एक बिल्कुल लाइट कलर की लिपस्टिक ले आता है और कहता है ये अच्छी रहेगी। उससे देखकर वो कहती है कि आपको उसे मनाना भी है या नहीं, हमें कुछ अलग देना चाहिए। तो वो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुमने जो लगाई है वैसी ही। तो कहती है अच्छा ये कलर चाहिए। फिर वो दोनों उस कलर को ढूंढने लग जाते हैं। अब वो रेस्टोरेंट में बैठी हुई जेनी को पिज़्ज़ा खिला रही होती है, तभी वहाँ पर मिस्टर यॉनगुक आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को गिफ्ट देते हैं, जिससे कि वो खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है अभी के लिए तो मैं मान गई, और हाँ मैं बता दूँ वो लड़का मेरा सिर्फ दोस्त है और कुछ भी नहीं है। यॉनगुक कहता है कि अब तो तुम मुझसे बात करोगी ना? तो उसकी बेटी कहती है हाँ। तो कहता है चलो ठीक है, अब चलो साथ में खाना खाते हैं। अब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो सारा की माँ इन लोगों को देख लेती है और फ़ोटो खींच लेती है और घर जाकर सारा को बताती है। तो सारा कहती है अरे ये तो ट्यूटर है। उसकी माँ बोलती है कि ट्यूटर है तो क्या हुआ, इन लोग बहुत ज़्यादा करीब बैठ के खाना खा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा नज़दीक लग रहे थे। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने उनकी उम्र नहीं देखी क्या, कितना ज़्यादा फ़र्क है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो कमरे में जाकर सोचती है कहीं हो भी सकता है ना। अब हमें दिखाते हैं कि यॉनसेल की माँ, भाई और उसकी भतीजी वापस आ गए होते हैं और ये लोग सब प्लान बनाते हैं कि ये यॉनसेल को सरप्राइज़ देंगे। यॉनसेल की माँ कहती है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ जाने के लिए, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तो उनका बेटा गन कहता है कि हम खाली हाथ थोड़ी जा रहे हैं, तो हम जाएंगे वहाँ पर। अब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो यहाँ रहती ही नहीं है। उन लोगों के पास पैसे ना होने की वजह से उन लोगों को ये घर छोड़ के जाना पड़ा। इससे उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। अब ये लोग यॉनसेल को फ़ोन करते हैं तो वो बता देती है कि वो कहाँ है। वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वो फ़ौरन बाहर आकर उन लोगों को अंदर लेके जाती है। माँ जो होती है उसे कहती है कि हमारी वजह से तुम्हारा घर चला गया और तुम लोगों को यहाँ रहना पड़ रहा है। यॉनसेल कहती है कि हाँ वो बात तो सही है। वो लोग फिर पूछते हैं कि बच्चे कहाँ पर हैं, उन्हें भी तो बुला लो। तो कहते हैं ड्यूबम तो ठीक है। फिर वो लोग बोलते हैं डैंडन कहाँ पर है? तो वो कहती है वो यहीं पर है, लेकिन मेन हाउस में काम करती है, हम उसे नहीं बुला सकते हैं। अब वो जासूस जो होता है मिस वोंग को ड्यूबम की फ़ोटो खींच के भेज देता है। उसे देखने के बाद वो बोलती है तो ये है वो लड़का, देखने में तो बड़ा अमीर घर का लगता है, लेकिन पता नहीं, मुझे पता लगाना पड़ेगा। हमें ड्यूबम को दिखाते हैं जो कि सैरी के साथ में होता है। सैरी कहती है मैं बहुत मोटी लग रही हूँ ना? तो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम जैसी हो वैसी मुझे बहुत पसंद हो। तभी उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है और वो उसे आ रही होती है कि किसका फ़ोन था। तो वो बताया कि मेरी दादी माँ, अंकल और मेरी कज़न सिस्टर आई है और मैं 5 साल से उनसे नहीं मिला हूँ, तो मुझे उनसे मिलने जाना पड़ेगा। तो सैरी कहती है ठीक है, लेकिन ये कार्ड लेते जाओ, उनके लिए अच्छा खाना लेके जाना मेरी तरफ से। तो वो बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। अब वो वहाँ से निकल जाता है। स्योचुल भी वहाँ पर पहुँच जाता है और इन सब से मिलकर उसे भी बहुत खुशी होती है। अब ये सारे लोग बैठ जाते हैं तो उसकी माँ कहती है कि हमें पता है कि हमारी वजह से तुम लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई है। गन पैसे निकाल कर उन लोगों को दे देता है और कहता है कि ये पैसे इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा कमाएं और पैसे जमा करें ताकि तुम लोगों का घर वापस मिल सके। सभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। स्योचुल इन सबको इस तरह देखकर बहुत ही खुश होता है। ड्यूबम भी वहाँ पर आ जाता है तो वो जासूस जो होता है उसकी तस्वीर खींच के भेज देता है। मिस वोंग कहती है ये जगह तो कुछ देखी हुई लगती है। अब वो भागकर योजू के पास जाती है और पूछती है ये जगह तुम्हें पता है कौन सी है? तो वो बताती है ये तो अपने पीछे वाला एरिया है। ये सुनकर वो कहती है कि लड़का वहाँ पर है। सैरा भी वहाँ पर आ जाती है और ये तीनों पीछे की तरफ भाग कर जाती है। अब स्योचुल कह रहा होता है कि यहाँ पर से जल्दी से चलते हैं, कहीं और ले जाता हूँ तुम लोगों को, मैं अच्छा खाना खिला दूंगा, चलो यहाँ से। यॉनसेल भी बोल रही होती है कि यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं, लेकिन कोई उनकी सुन ही नहीं रहा होता है। सभी वहाँ बैठ के अच्छे से खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस वोंग पहुँच जाती है और वो कहती है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर, और ये तुम्हारा बेटा है? और वो उसके बाल नोचने लग जाती है। तो यॉनसेल भी उनके बाल नोचने लग जाती है और ये लोग एक दूसरे को छुड़ाने में लगते हैं। तभी वहाँ पर यॉनगुक भी आ जाता है।
जेबम कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ पर यॉनगुक आ जाता है और सबको खामोश रहने के लिए बोलता है और सबको अलग करवाता है और पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। मिस वांग बताती है कि यही वो लड़का है जिसने सेरी के साथ में घूमता है और इसने उल्लू बनाया है, ये पैसों के लिए उसके पीछे है, देखो ये वही लड़का है। ये सुनकर वो बोलता है क्या ये सच बात है? तो कहते हैं हाँ। मिस्टर पार्क से पूछते हैं कि आप बताइए, तो वो बोलते मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लियोवांग कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे नहीं मालूम वो आपकी बेटी है, तो सच में बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। कहती है कि देखो इसके हाथ में जो घड़ी है कितनी महंगी है, ये सब कुछ तुम्हारी बहन ने इसको दिलाया है, ये बस उसके पीछे पैसों के चक्कर में है। लियोबम कहता है कि मैंने उससे कुछ भी खरीदने के लिए नहीं कहा, ये सब उसने खुद अपनी मर्ज़ी से मुझे सिर्फ गिफ्ट में दिया था। लेकिन मिस वांग रुकी नहीं रही होती है, तो यॉनगुक कहता है कि मिस्टर पार्क मुझे आपसे बात करनी है, चलिए यहाँ से। अब मिस्टर पार्क जो होते हैं यॉनगुक के सामने होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे सच में इस बारे में कुछ पता नहीं था, बस मेरी ये गलती थी कि मैंने अपनी वाइफ को यहाँ रखा और मैंने आपको नहीं बताया, इस बात के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और वो बोलता है कि हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। यॉनगुक कहता है कि मुझे धोखेबाज लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं, तो अभी के अभी आप यहाँ से चले जाओ। मिस वांग तो अभी भी इन लोगों को जेल भेजने के चक्कर में थी। डेंडेन सब कुछ देख रही थी और बहुत ही बेचारी रो रही थी। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और उस बीच में ये सारी फैमिली अपना सामान लेके निकल रही थी। मिस किम भी इन लोगों को दूर से देख रही थी और सोच रही थी कि मेरी बेटी कौन सी है। जियोबम कहता है मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए, मैं एक बार बात करना चाहता हूँ, लेकिन सभी उसे डांट देते हैं, फिर भी वो वहाँ से निकल जाता है। मिस वांग जाके अपनी बेटी को सब कुछ बता देती है, तो कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, वो मेरे पीछे बस पैसों के लिए हो ही नहीं सकता। सरी कहती है कि मैं भी उससे मिलकर ही बात करूंगी और वो भी भागा भागा वहाँ आ जाता है। उसकी माँ उन दोनों को बात करने नहीं दे रही होती है, तो सरी कहती नहीं मुझे उससे बात करनी है। वो उसके पास जाकर पूछती है क्या अभी जो मेरी माँ ने कहा वो सब कुछ सच है, मुझे बस इतना बताओ, तुम क्या मिस्टर पार्क के बेटे हो? तो वो कहता है हाँ मैं उनका ही बेटा हूँ। तो वो उसे एक चांटा मार देती है और कहती है तुम झूठे इंसान, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मेरे पीछे पैसों के लिए थे? तो वो कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे पापा यहाँ काम करते हैं। लेकिन वो कुछ नहीं सुनती और वहाँ चली जाती है। बेचारा जियोबम बहुत ही ज़्यादा रोता है। वहाँ सैरी भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। घर में जब मिस्टर पार्क के बारे में बात होती है तो डेनियन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है। अब हमें दिखाते हैं कि डेनियन जो होती है सबसे मिलने के लिए जाती है और कहती है आप लोगों को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वो उन सबको ही भला बुरा कह रही होती है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम कैसे बातें करती रहती हो, वो तुम्हारे पापा हैं इसका मतलब क्या है, वो मेरे हस्बैंड भी हैं, समझे, मुझे तुमसे ज़्यादा फिक्र है उनकी। तो वो वहाँ से गुस्से में बाहर चली जाती है। बाहर उसे उसके पापा मिल जाते हैं। वो अपने पापा से कहती है कि आप बेवकूफ़ हैं क्या, इन लोगों ने आपके साथ इतनी बड़ी फ्रॉड की, उसके बाद भी आप इन लोगों के साथ रहते हैं, आप इन लोगों को छोड़ दो। तो वो बोलते हैं अरे ये हमारी फैमिली है। वो कहती है आप मॉम से इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि उन्हें छोड़ने को भी तैयार नहीं हो। तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो उसके डैड उसे मैसेज करके बोलते हैं कि देखो मैंने तो नौकरी छोड़ दी, लेकिन तुम कोई बेवकूफ़ी मत करना, तुम अपना जॉब नहीं छोड़ोगी। अब वो घर आती है और अपना इस्तीफ़ा लिख रही होती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसने सियोजंग से वादा किया था, इसलिए वो बेचारी उसे नहीं लिखती है और रोने लग जाती है। तीनों बच्चे उसे पीछे से देख रहे होते हैं। हमें दिखाते हैं सेरी जो होती है जा रही होती है, तो योबम उसे रोक लेता है और कहता है कि मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है तुमसे, ना कोई फ्रॉड किया तुम्हारे साथ में, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो वो कहती है नहीं तुमने मुझे धोखा दिया है। तो वो कहता है कैसा धोखा, मुझे तो पता भी नहीं था मेरे पापा वहाँ काम करते हैं, और मैं तो तुमसे तब मिला था ना, मैं तो तुमसे क्लब में मिला था और वो भी अचानक से मिला था, हमेशा से तुमसे कुछ भी नहीं मांगता था ना, मैंने कभी तुमसे कोई पैसे मांगे ना कोई चीज़ मांगी, तो मैं गलत कैसे हुआ? वो कहती है नहीं रही होती है। तो वो उसके सारे कपड़े उतार कर उसको पकड़ा देता है और कहता है लो ये जो तुमने मुझे दिया था वो सब कुछ दे रहा हूँ। वो घड़ी भी खोल कर दे देता है और कहता है कि अब तो मेरे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सैरी पीछे से आवाज़ लगाती है कि कम से कम जूते तो पहन कर जाओ, लेकिन वो नहीं रुकता। वो बेचारी बहुत रोती है और यहाँ इनका ब्रेकअप हो जाता है। अब डेंडेन जो होती है काफ़ी लोगों को फ़ोन लगा कर पैसे मांग रही होती है। ये बात यूजो भी सुन लेती है। अब सियोजंग जो होता है अपने पापा के पास जाता है और सारी बात उनको बता देता है कि मिस जंग बहुत रो रही थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, पता नहीं उनको क्या हो गया। ये सुनकर वो चौंक जाता है, सोचता है आखिर क्या बात है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। वो मिस यूजो को जाकर पूछता है कि आप कुछ जानती हैं क्या, वो इतनी अपसेट क्यों हैं? तो बोलते हैं कि पता नहीं, लेकिन मैंने सुना था कि वो फ़ोन पर पैसे मांग रही थी। ये बात सुनकर वो डेंडेन को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है कि अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकती हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको एडवांस तनख्वाह दे सकता हूँ। तो वो खुश हो जाती है, वो उसे 3 महीने की तनख्वाह एडवांस में दे देता है। अब ये पैसे ले जाकर वो अपनी माँ को दे देती है और कहती है कि अब एक अच्छे घर की डाउन पेमेंट कर दीजिए, और वो रुखे अंदाज में बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी सियोचल जो होता है उसने एक घर ले लिया होता है, इसलिए ये लोग वहाँ पर फटाफट शिफ्ट करते हैं। उसकी सास कहती है कि तुम बहुत ही प्यारे जवाई हो, तुमने इतनी जल्दी कितने अच्छे घर का इंतज़ाम कर लिया। सभी अपना सामान जमा रहे होते हैं तो गन बोलता है कि जीजा जी मैं भी बहुत मेहनत करूँगा और हम मिलकर अपना घर ज़रूर बना लेंगे। अब गन जो होता है मिरिम को फ़ोन करके बता देता है कि घर नया ले लिया है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। वो वहाँ से आगे निकलती है तो
मिस किम उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने साल की हो, तुम 27 साल की हो ना। तो कहती नहीं, मैं 26 साल की हूँ। और वो अपना नाम बताए इससे पहले ही सियोचुल वहाँ पर आ जाता है और वो उसे मेरिम कह के बुलाता है। वो और उनको जाते हुए मिस किम देख लेती है। वो उनका पीछा करती है और घर तक पहुंच जाती है और झाँक कर देखती है। सभी लोग काफ़ी खुशी से खाना वगैरह खा रहे होते हैं। ये सब देखकर वो सोचती है कि आखिर मेरी डैंडन कहाँ पर है, वो यहाँ तो नज़र नहीं आ रही, शायद यहाँ नहीं है। अब वो किसी से मिलती हैं और डैंडन के बारे में पता लगाने कहती है। तो वो कहते हैं ठीक है, हम ज़रूर पता लगा लेंगे। अब हमें बच्चों को दिखाया जाता है जो सोच रहे होते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि मिस पार्क खुश हो जाए। तो छोटा वाला कहता है हम उन्हें एक डायनासोर दे देते हैं जिससे कि वो उससे देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। तो जेनी कहती है वो कोई बच्ची थोड़ी है। तो चैन कहता है तो हम सीखे खेलेंगे। वो बोलती है ये सीखे क्या होता है। फिर वो कहता है कि अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। तो ये सुनकर तीनों राजी हो जाते हैं और डन कर लेते हैं बात को। अगले दिन तीनों घूमने के लिए निकल जाते हैं और मिस डैंडन को भी बुला लेते हैं। रास्ते में उन्हें उनका पापा मिल जाता है। वो बोलता है कि तुम तीनों कहाँ जा रहे हो। तो छोटे वाले के मुंह से निकल जाता है। जेनी बंद कर रही होती है लेकिन मिस्टर कुक जो है वो बाहर आ जाते हैं गाड़ी से और बोलते हैं कि बताओ मुझे कहाँ जा रहे हो। तो वो लोग सारी बात उनको बता देते हैं। तो वो बोलता है ठीक है चलो मेरे साथ। और ये लोग सभी कार में जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें डैंडन मिल जाती है। ये लोग उसे भी बिठा लेते हैं और अब ये सभी पहुंच जाते हैं अम्यूजमेंट पार्क पर। वहां पहुंचकर बच्चे कहते हैं कि ये हमने आपके लिए किया और हम वहां आपके साथ जाना चाहते हैं। अब वो अपने पापा से कहते हैं कि बाय बाय, अब आप जाइए। डैंडन जो होती है मिस्टर कुक को रोक लेती है और कहती है कि आप भी चलिए हमारे साथ। तो वो भी खुश हो जाते हैं। अब सभी अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर सियोजंग जो होता है अपने पापा को हेयर बैंड लगाने के लिए बोलता है। जब वो घूम कर देखते हैं तो सभी ने लगाया होता है, इसलिए वो भी लगवा लेता है। अब ये लोग बहुत मस्ती करते हैं, यहाँ पर खूब मजा करते हैं। अब ये लोग वो भूत वाले गेम में चले जाते हैं। तो वहाँ पर अंदर अंधेरा होने की वजह से ये लोग घबरा जाते हैं। जेनी का हाथ पकड़ने की जगह वो डैंडन का हाथ पकड़ लेता है यॉनकुक और बाहर की तरफ ले आता है। जब दोनों को एहसास होता है कि इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है तो ये चौंक जाते हैं। अब वो एक दूसरे को ही देखे जा रहे होते हैं। वहाँ मिस किम ने पता लगाने के लिए कहा था, इसलिए वो बेसब्री से अपने मोबाइल पर इंतजार कर रही होती है। तभी उन्हें एक मैसेज रिसीव होता है और उसमें फोटोग्राफ भी होती है। जब वो डैंडन को देखती हैं तो समझ जाती है कि ये है मेरी बेटी। दिखाते हैं कि ये लोग घर जा रहे होते हैं। यॉनकुक डैंडन से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब ये लोग घर पर पहुँच जाते हैं। इन सबको खुश देख कर सारा खुश होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि डैंडन भी इनके साथ गई थी तो वो चिढ़ जाती है। रात में यॉनकुक जो होता है इनके तस्वीरें देख रहा होता है सबकी और खूब खुश हो रहा होता है। वही दूसरी तरफ डैंडन भी यही सब कुछ सोच रही होती है। फिर कहती है अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तुम क्या सोचे जा रही हो। रियोबम जो होता है कुछ खाना भी नहीं खा रहा होता है और एकदम उदास सा सोया हुआ होता है। उसके मामा और दादी बहुत उसे छिड़ते हैं। तो कहता है मुझे सोने दो, मुझे परेशान मत करो। तो उसकी माँ चिल्लाकर कहती है अगर इसी तरह भूखे रह के मरने का इरादा है तो बाहर जाके मरो। तो उसका पापा कहता है अरे बस करो, मत बोलो उसको कुछ भी। अब सियोचुल बताता है कि उसे नौकरी मिल गई है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि उसे बहुत डेंजरस नौकरी मिली है। सैरी को दिखाते हैं जो कि सोच रही होती है। तो उसे याद आता है कि पहल तो उसी ने की थी और वो तो हमेशा से ही काम करना चाहता था, अपने फैमिली की मदद करना चाहता था, तो वो गलत कैसे हो गया। वो सही कह रहा था। वो अपनी माँ को सब कुछ बता देती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि दोबारा उस लड़के के चक्कर में तुम नहीं पड़ोगी। अब वो जाती है यॉनकुक के पास और उससे पैसे मांगती है ताकि वो सैरी को बाहर ले जा सके, लेकिन वो मना कर देता है और फालतू की बहस करने लगती है। अब हमें चैन को दिखाते हैं जो कि जेनी को सता रहा होता है और उसके ऊपर नकली सांप फेंक देता है। वो दोनों एक दूसरे के पीछे भागम भाग करते हैं। फिर जेनी कहती है मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, और वो सांप को वहीं फेंक कर चली जाती है। ये बात योजू जो है डैंडन को बता देती है। डैंडन उन लोगों को रोकने के लिए ऊपर जाती है तो डर के मारे चिल्लाने लगती है। जैसे ही यॉनकुक आता है वो उसकी गोद में चढ़ जाती है। अब वो गोद में लिए उसे यहाँ वहाँ फिर रहा होता है कि क्या है। तभी वहाँ पे योजू आ जाती है और कहती है ये तो नकली सांप है। ये देखकर वो उसे नीचे उतार देता है। तो चैन कहता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अब हमें मिस किम को दिखाया जाता है जो कि सभी के लिए गिफ्ट लेकर आई होती है। वो सबको तोहफे देती है और डैंडन के लिए वो एक बहुत खूबसूरत ड्रेस लेके आई होती है और वो उसे पहनने के लिए बोलती है। तो उसे पहनकर डैंडन जब आती है तो सारे बच्चे उसकी बहुत तारीफ करते हैं। ये अब डैंडन के मामा को दिखाते हैं जो भी एक रेस्टोरेंट में काम करने लग गया होता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा होता है। तो उसकी मालकिन उसे बोनस देने वाली होती है। वो अपनी माँ को आके बताता है तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ गलती से यॉनसिल के मुँह से निकल जाता है कि डैंडन ने उसे पैसे दिए थे। इस बात से सियोचुल नाराज़ हो जाता है और वो पैसे ले जाकर डैंडन को वापस देने लगता है, लेकिन डैंडन फिर से नाराज़ हो जाती है और अपना ही वापस से चालू कर देती है। ये सब सुनकर सियोचुल उसे समझाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अब सियोचुल जो होता है काम पर होता है और वहाँ पर एक हादसा हो जाता है जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। अब वो हॉस्पिटल में होता है और रियोबम जो होता है अपनी बहन को फ़ोन कर देता है। वो भागी भागी वहाँ आ जाती है। सभी बड़े परेशान थे क्योंकि सियोचुल को होश नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे अपने आप को ही ब्लेम कर रहे थे कि हमारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। उसके पापा को होश हो जाता है तो दोनों की जान में जान आती है और सभी लोग उनके पास बैठे होते हैं।
और डैनन रो रो के कह रही होती है सब मेरी वजह से ही हुआ। अब डैनन घर आती है तो यॉन को उसको पूछता है कि तुम इतनी रात गए कहाँ गई थी। वो उसे झूठ बोल देती है कि मेरे दोस्त को मेरी ज़रूरत थी और वो हॉस्पिटल में था, इसीलिए मुझे वहाँ रहना पड़ा। यॉन को उसकी बात मान जाता है। अब वो अपने कमरे की तरफ जा रही होती है लेकिन उससे रहा नहीं जाता। वो वापस पलट कर आती है और यॉन से कहती है कि मैंने आपसे सब कुछ झूठ बोला था। अब डैनन जो होती है मिस्टर यॉनगुक को सारी बातें बता देती है। सारी सच्चाई जानने के बाद वो उसे नौकरी से निकाल देता है। बोलता है कि कल बच्चों को स्कूल भेज देना, उसके बाद तुम चले जाना यहाँ से। धोखेबाज लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अगले दिन वो सेजोंग को स्कूल छोड़ने जाती है और उसे गले लगाकर अलविदा कह देती है, लेकिन उसे कुछ बताती नहीं है। मिस किम जो होती है उसे बिठाकर सब बातें पूछती है। वो सारी बातें उनको बता देती है। ये सुनकर उनका वो बहुत ही ज़्यादा रोती है कि मेरी बेटी कितनी तकलीफ़ में है। आगे में दिखाते हैं कि डैनन जो होती है घर छोड़ के जा रही होती है। मिस यो जो बोलती है कि तुम क्यों जा रही हो, लेकिन वो कोई वजह नहीं बताती है। इस बात से सारा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब हमें आगे दिखाते हैं कि वो अपना सामान रख कर अपने पापा से मिलने के लिए जाती है और वो ठीक हो रहे होते हैं। ये देखकर वो खुश होती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताती। अब मिस वोंग जो होती है वो जाती है सारा की माँ के पास और कहती है कि के लिए सारा अच्छी रहेगी। अगर उसने किसी और लड़की को पसंद कर लिया तो ये शादी हो नहीं पाएगी, तो हम कोशिश करेंगे कि इनकी शादी हो। अब सारा के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं और वो अपनी शादी के सपने देखने लग जाती है। यॉनगुक को दिखाते हैं जो कि ऑफिस में होता है। वहाँ पर सैरी आ जाती है और वो उसे सारी सच्चाई बता देती है कि जियो बॉन्ग बिल्कुल भी गलत लड़का नहीं है। शुरुआत तो मैंने की थी, मैं ही उसे सब कुछ दे रही थी, उसने तो कभी मांगा ही नहीं और ना ही वो मुझसे लेना चाहता था। वो तो हमेशा से मुझसे ब्रेकअप करके काम करने के लिए जाना चाहता था। यॉन को कहता है कि मुझे तो ये पूरी फैमिली समझ में नहीं आ रही है, तुम इनसे दूर ही रहो। सैरी कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे अपने फैसले लेने का हक है, तो मैं खुद ही सोच लूँगी मुझे क्या करना है। बेचारा यॉनगुक अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। अब सैरी जो होती है जियो बॉन्ग से मिलने के लिए पहुँच जाती है। वो उसे रोकती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ कहा वो सब गलत था, मैं सब समझ गई हूँ, मुझे सब समझ में आ गया है। तो वो कहता है जब मैं कह रहा था तो तुमने नहीं माना, अब क्या लेने आई हो। और वो जाने लगता है तो वो उसे रोकती है और कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ देना चाहती हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है तो वो कहता है कि नहीं, हम दोनों अब साथ नहीं हो सकते। ये कहकर वो चला जाता है। आगे मिस किम जो होती है यॉनगुक को समझाने की कोशिश करती है लेकिन यॉनगुक बिल्कुल भी नहीं सुनता और उनकी बात को नहीं मानता है। अब वो डैनन से मिलती है और उसे एक जॉब ऑफर कर देती है तो वो कहती है कि ठीक है, मैं सोचकर आपको बता दूंगी। सारा जो होती है सेजोंग को लेने के लिए जाती है। वो पूछता है कि मिस पार्क कहाँ पर है, तो वो उसे कोई बहाना बना देती है। अब वो घर आता है तो वो वहाँ नहीं होती। इसे देखकर वो रोने लग जाता है, हर जगह वो ढूंढता है। अब वो फ़ोन लगाता है लेकिन डैनन फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि सारा ने मना किया होता है। वो फ़ोन लेकर सड़क पर निकल गया होता है। उसे तो सीढ़ियाँ चढ़ना भी नहीं आता, फिर भी बेचारा बच्चा उस पर चढ़ जाता है। जब सबको पता चलता है तो सभी लोग उसे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ लगा देते हैं होते हैं। तभी पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है और ये भागकर वहाँ पहुँचते हैं। सेजोंग वहीं पर होता है, उसका पापा उसे गले लगा लेता है तो वो बताता है कि वो मिस पार्क को ढूंढने के लिए गया था। अब यॉनगुक कहता है कि घर चलो, मैं सब कुछ बताता हूँ तुम लोगों को। अब सारे बच्चों को बिठाकर वो बोलता है कि वो अपने खुद के रीजंस की वजह से गई है। तो सेजोंग कहता है कि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ हमेशा रहेंगी, तो वो मुझे बिना बताए कैसे जा सकती हैं। इस बात से वो नाराज़ होकर अंदर चला जाता है। उसके सभी बच्चे नाराज़ होते हैं। ये सोच कर वो भी बेचारा टेंशन में रहता है। अब हमें दिखाते हैं कि जियो बॉन्ग जो होता है अपने मामा के साथ में एक नया बिजनेस शुरू करने वाला होता है। अब यहाँ पर सेजोंग की हालत ख़राब हो जाती है, उसे बहुत तेज़ बुखार चढ़ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे सदमा लग गया है। पूरी रात लोग जो है अपने बेटे के साथ में होता है। जब वो जागता है तो वो फिर रोने लग जाता है और अपने पापा से कहता है मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, प्लीज़ आप उनको लेकर आ जाओ। और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। यॉनगुक से रहा नहीं जाता, इसलिए वो कहता है कि तुम सो जाओ, जब उठोगे तो वो तुम्हारे सामने होगी। अब वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसे कॉल लगा रहा होता है घड़ी घड़ी। वो जहाँ पर काम कर रही होती है वहाँ की ओनर फ़ोन उठाती है और उसे एड्रेस बता देती है। अब वो फ़ौरन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो देखता है कि वो बर्तन धो रही थी। वो उसे उठाता है और कहता है मिस पार्क आप क्या कर रही थी। यॉनगुक को देखकर वो चौंक जाती है। यॉनगुक जो होता है डैनन को सारी बातें बता देता है और वो उससे कहता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और उससे बात भी करवाता है। सेजोंग कहता है कि आप वापस कब आ रही हो, तो वो कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं बस आ रही हूँ। अब ये लोग दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं तो यॉनगुक उससे बताता है ने मुझे तुम्हारे बारे में सारी बातें बता दी है, इसे मैं समझ गया हूँ, इसलिए अब ये बात हम आगे नहीं करेंगे। अब और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और तुम हमेशा मेरे बच्चों के साथ रह सकती हो। अब ये लोग पहुँच जाते हैं लॉकर रूम। वहाँ से वो सामान निकालती है तो वो बोलता है कि तुम यहाँ पर सामान क्यों रखा, तुम्हारा घर। तो वो कुछ नहीं बोलती है, कहती है नहीं नहीं बस चलो चलते हैं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। अब ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। घर पहुँचकर वो सेजोंग को गले लगा लेती है और सारे बच्चे उसे गले लगा लेते हैं। इस तरह ये लोग बहुत खुश होते हैं। ये सब देख कर यॉनगुक भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब रात में वो डैनन के बारे में ही सोच रहा होता है कि वो कितनी तकलीफ में है। अगले दिन यॉन से जो होती है जियो बॉन्ग के पीछे पीछे दौड़ रही होती है और कहती है कि अब बेवकूफ़ तुम ये सब क्या करने जा रहे हो। वो कहता है मेरी बात तो सुन लो मॉम। अब ये सारे लोग बैठ जाते हैं और जियो बॉन्ग बताता है कि मैं अंकल गन के साथ में मिलकर एक फूड ट्रक चलाना चाहता हूँ और इसमें मुझे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मेरा दोस्त है, उसके पास एक ट्रक है, मैं उसे ले लूँगा, कम दाम में मुझे मिल जाएगा।
उसकी माँ मान ही नहीं रही होती है इस बात को, तो उसकी नानी उसे चिल्लाती है कि जब तुमने फालतू में पैसे उड़ाए थे, जब तुम्हें सब चल गया था क्या, आप अपने बेटे के लिए इतना क्या सोच रही हो, वो काम धंधे तो कर रहा है। और वो वादा करता है कि वो बहुत अच्छे से काम करेगा, तो उसके मम्मी पापा मान जाते हैं। अब वो फूड ट्रक खरीद लेता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब वो सोच में पड़ जाता है इसे सही करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो काम पे लग जाता है। अब हमें दिखाते हैं कि सारा जो होती है सियो जॉन को लेने के लिए आ जाती है। वो बोलता है कि आज आप फिर आ गई हैं, क्या बात है, वो कहीं चली गई है क्या। तो वो बैठकर उसे बोलती है कि बिल्कुल नहीं, डैन घर पर है, तो फिक्र मत करो, वो कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते, मैं तो तुम्हारा बचपन से ख्याल रखती हूँ, जब तुम छोटू से थे तब से ख्याल रखती हूँ। तो सियो जॉन कहता है वो बात नहीं है, बस आप मुझे पसंद हैं, लेकिन आप मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें खाने के लिए बोलती हैं जो मैं नहीं खाना चाहता, ऐसा, और ज़्यादा पढ़ने के लिए कहती है, होमवर्क करवाती हैं, हमेशा स्ट्रिक्टली बातें करती है। तो वो बोलती है अच्छा तो ये बात है। अब वो उसे बताती है कि मैं ये इसलिए करती हूँ ताकि तुम हेल्दी रहो और अपने पापा की तरह स्ट्रांग बनो। तो वो खुश हो जाता है। अब हमें दिखाते हैं रात में लोग जा रहे होते हैं रास्ते से। योंगकुक इन लोगों को देख लेता है, तो वो अपनी गाड़ी से उतर कर आ जाता है और इन लोगों को सरप्राइज़ कर देता है, जिससे लोग हड़बड़ा जाते हैं। अब उसे पता चलता है कि लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, तो वो भी उनके साथ चला जाता है और काफ़ी अच्छे से मज़ेदार ये लोग घूमते हैं। कि सैरी जो होती है बहुत ज़्यादा शराब पी ली होती है और वो डियोबंग के घर पर पहुंच जाती है और वो उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ फिर से शुरू करना चाहती हूँ। और ये कहकर वो वहीं बेहोश हो जाती है। वो बेचारा उसको अंदर उठा के लाता है, तो उसकी माँ उसे देख कर चौंक जाती है और कहती है यही है वो लड़की। और फिर वो उसकी माँ को फ़ोन करके बोलती है कि तुम्हारी बेवड़ी बेटी को यहाँ से लेके चले जाओ। ये सुनकर वो बोलती है क्या बकवास कर रही हो। तो बोलती है आओ ना, इस तल्ली को ले जाओ यहाँ से। अब मिस वोंग जो होती है वहाँ पर पहुँच जाती है, तो योनचिल जो होती है सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ती और बहुत सुनाती है। अब वो अपनी बेटी को उठाती है और कहती है चलो यहाँ से, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी, वो डियोबोंग से बात करना चाहती थी। वो उसके पास आता है तो उससे कहती है कि हम फिर से शुरू करते हैं, मुझे एक मौका दे दो बस। लेकिन उसकी माँ उसका कान पकड़ कर उसे बाहर ले जाती है। वो चिल्लाती रहती है, तो डियोबोंग जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और जाने नहीं देती है। बाहर निकलने पर योनगुक वहाँ पर आ जाता है और उसे देख कर सभी चौंक जाते हैं। वो बोलता है क्या चल रहा है यहाँ पर। सैरी कहती है मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और मैं उसे चाहती हूँ। अगले दिन यूजो जो होती है सैरी के बारे में बता रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा शराब पी के उस लड़के के घर पहुँच गई थी और उसने बहुत ज़्यादा हंगामा किया। डैनन ये सारी बातें सुन लेती है। मिस किम कहती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा चाहती होगी, इसीलिए उसने ये सब किया। अब हमें दिखाते हैं कि योनगुक जो होता है योजुल से मिलने के लिए पहुँच जाता है। अब ये लोग अलग जाके बात करते हैं। योनगुक जो होता है पहले माफ़ी मांगता है कि मैंने जो भी आपके साथ किया वो गलत था, आप को समझने में मुझसे गलती हो गई। तो वो बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद ये उनको कहता है कि मेरी बहन और आपका बेटा एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन हमें यहीं पर ये सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए। तो सियोचुल कहता है कि मैं अपने बेटे को समझा लूँगा, वो मेरी बात नहीं टालेगा। ये सुनकर योनको कहता है कि शुक्रिया। अब सियोचुल जो होता है अपनी बेटी को फ़ोन कर देता है। डैनन उनसे मिलने के लिए आ जाती है और सारी गलतफहमियां इनकी भी दूर हो जाती है। वो बता देता है कि आज योनको आया था और उसने सब कुछ बता दिया। इसके बाद वो मैंने भी शायद डियोबंग को समझने में गलती की, वो सच में उसको बहुत पसंद करता है। अब ये लोग सोचते हैं कि अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है। अब हमें दिखाते हैं कि चैन का बर्थडे होता है और सभी लोगों को वेकेशन के लिए बाहर जाना होता है। वो रिक्वेस्ट करता है सारा से, तो सारा बोलती है हाँ ठीक है, वैसे ही करेंगे जैसा पहले करते थे। अब सभी लोग जो होते हैं बर्थडे मनाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सेरा को फ़ोन आ जाता है कि उसकी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, उनका अपेंडिक्स फट गया था इसलिए। तो बेचारी वहीं से रवाना हो जाती है। अब सारे लोग मिलकर बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे होते हैं। चैन जो होता है कीड़ा ले जाकर जेनी के हाथ में रख देता है, तो वो उसे पकड़ने लगती है। ये देख के यान को बहुत असर होता है। तभी सियोजॉन जो होता है वो भी डैनन के साथ यही करने लग जाता है। वो उसे कीड़ा दिखा के डरा रहा होता है। अब हमें दिखाते हैं कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ सियोचुल को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाती है। वो उस बिल्डिंग को देख रहा होता है, तभी वो अचानक से एना से टकरा जाता है और उन्हें देख के चौंक जाता है। तो कहती है आप यहाँ पर। तो सियोचुल बता देता है कि मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर हूँ। तो कहती है अच्छा ये तो बहुत ठीक बात है। सारा जो होती है अपनी माँ के पास आ जाती है, तो उसकी माँ उसे बकने लग जाती है। कहती है कि क्या पागल लड़की हो, यहाँ क्यों आई, मैं तो इलाज करवा रही थी ना, तुम्हें वहीं पे होना चाहिए, जाओ यहाँ से। और वो उसे वहाँ से रवाना कर देती है। अब रात का वक्त हो गया होता है और ये सभी लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। बर्थडे पार्टी मनाई जा रही होती है, केक वगैरह लाते हैं, फूक वगैरह मारते हैं और केक को खाने की जगह मुँह पे लगाते हैं और सभी एक दूसरे के पीछे भागा भागी कर रहे होते हैं। बहुत इंजॉय करते हैं ये सारे के सारे। अब रात में डैनन कमरे में होती है, तो उसे याद आता है कि उसका तो फ़ोन वहीं पर छूट गया। तभी वहाँ पर सोजोंग आ जाता है, तो वो उसे बताती है कि मुझे फ़ोन ढूंढने के लिए जाना है, तुम अपने भाई के साथ अच्छे से सो जाना। अब योनगुक जो होता है फ़ोटोग्राफ देख रहा होता है मोबाइल में, तभी दोनों बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं बहुत देर हो गई है, मिस डैनन अभी तक नहीं आई है, वो अपना फ़ोन ढूंढने के लिए गई थी। अब हमें डैनन को दिखाते हैं जो कि अपना फ़ोन ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा होता और रात बहुत ज़्यादा अंधेरी थी, बेचारी को कुछ दिखता नहीं, वो गिर जाती है, उसे चोट लग जाती है। यहाँ योनगुक जो होता है उसे ढूंढ रहा होता है, फ़ोन भी करता है लेकिन कोई नहीं उठाता है। उसके पैर में चोट लग जाती है, फिर भी बेचारी कैसे भी करके वहाँ से निकलने की कोशिश करती
रही है। तभी वहाँ पे यॉनगुक आ जाता है और वो उसके गले लग जाती है। ये देखकर वो उसे दिलासा देता है और थोड़ा सा संभालता है। डैंडन मिस्टर गुक से कहती है कि वहाँ पर कोई भूत है, तो वो बोलते हैं अच्छा देखता हूँ। वो जब देखता है तो वहाँ पर कोई भूत नहीं होता है। वो बताते हैं कि वहाँ पर एक गुब्बारा है, उसको देख के डर गई थी। अब वो दोनों मिलकर उसका मोबाइल ढूंढने लग जाते हैं और आखिरकार उसे वो मिल ही जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब दोनों साथ निकलते हैं लेकिन उसे चला ही नहीं जा रहा होता है। उसके पाँव में चोट लगी थी, इसलिए मिस्टर गुक उसे अपनी पीठ पर ले लेते हैं और उसके साथ ही चलते हैं। वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा भारी हूँ, आप वज़न सह नहीं पाएंगे। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब वो वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत से सितारे दिखते हैं जिन्हें देखकर डैंडन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सारा जो होती है इन दोनों को इस तरह देखकर बहुत जेलस हो जाती है। अब वो पूछती है कि क्या हुआ, तो वो लोग सब बता देते हैं। अब वो डैंडन के पैरों में पट्टी बांध देती है। रात के टाइम डैंडन सो रही थी लेकिन उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है और वो मिस्टर गुक के बारे में ही सोच रही होती है और वो अपने आप से ही कहती है आखिर तुझे क्या हो गया है लड़की। अगले दिन वो सियोजोंग को स्कूल छोड़ने के बाद वहाँ से आ रही होती है तो मिस किम वहाँ पर आ जाती है और उसे इस तरह देखती है जैसे उसे बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट लगी है। वो बोलती मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी वो उसकी बहुत केयर दिखा रही होती है। अब हमें दिखाते हैं कि डियोबम और गन का फूड ट्रक स्टार्ट हो जाता है और वो लोग चिकन बेचना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी बिक्री भी काफ़ी अच्छी हो रही होती है। अब हमें दिखाते हैं कि जो दादी जी होती हैं, मिस जेंग यहाँ पे काम करती है। वहाँ उन्हें एक तस्वीर दिखती है जिसे देखने के बाद वो पूछती है कि ये कौन है। तो वो बताती है कि मेरा भाई है छोटा, जो बचपन में खो गया था, अब तक नहीं मिल पाया। अब यॉनगुक जो होता है वो रास्ते से जा रहा होता है तो उसे वही बलून नज़र आता है। उसे देखने के बाद उसे डैंडन की याद आ जाती है और वो मुस्कुराने लग जाता है। वहाँ डैंडन जो होती है वो भी बस मिस्टर गुक के ख्यालों में ही डूबी हुई होती है और उनके लिए एक मस्त सा रुमाल खरीदती है जिसपे कुछ अच्छे से डिज़ाइन बनाती है और टेबल पर रख देती है। जब मिस्टर गुक वो रुमाल देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और उसका थैंक यू नोट पढ़कर तो उनकी मुस्कुराहट जा ही नहीं रही होती है। अब हमें दिखाते हैं कि सेरी की माँ ने अभी भी उसे बंद करके रखा हुआ होता है तो वो पेट दर्द का बहाना बनाती है। उसकी माँ को तरस जाता है, वो दरवाज़ा खोल देती है तो वो भाग जाती है वहाँ से और अब वो सीधा पहुँच जाती है डियोबॉम के घर पर। वहाँ उसकी माँ के सामने बहुत झुक झुक के वो माफ़ी मांगती है कि उस दिन मैंने गलत कर लिया था, लेकिन उसकी माँ उसे बहुत सुना देती है और वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। बाहर जाने पर उसे सियोचुन मिल जाते हैं और वो भी उससे कहते हैं कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, तुम्हारी माँ कभी नहीं मानेगी। वो बेचारी वहीं बैठकर रोने लग जाती है। उसकी माँ उसे घर ले आती है। घर आकर वो बहुत ज़्यादा रोती है। अब हमें दिखाते हैं कि नानी जी जो होती हैं उस तस्वीर को अभी भी भूल नहीं पाई होती है, इसलिए उन्हें याद आता है कि सियोचुन के बचपन की तस्वीर भी तो वैसी लगती थी। इसलिए वो फटाफट ढूंढ लेती हैं और अपनी बेटी को भी सब कुछ बता देती है। अब दोनों मिस जेंग के यहाँ पर आ जाती है और उस दोनों तस्वीरों को मिलाकर देखती हैं तो इससे उन्हें समझ में आता है कि ये तो बिल्कुल सेम है। अब सेरी की माँ जो होती है उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी, लेकिन वो एक चांस चाहती थी डियोबॉम के साथ में, इसीलिए वो उससे मिलने चली जाती है। सेरी जो होती है डियोबॉम के पास जाती है और उससे लास्ट टाइम पूछती है कि आखिरी बार पूछ रही हूँ क्या मुझे पसंद करते हो या नहीं। तो वो उसको झूठ बोल देता है कि नहीं, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, मैंने सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ था, और वो वापस अपने काम पर लग जाता है। अब हमें डैंडन को दिखाते हैं जो कि बहुत लेट हो रही थी क्योंकि आज मिस्टर गुक ने उसे खाने के लिए इनवाइट किया था। वो उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। वहाँ मिस्टर गुक उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं और उसके लिए बहुत सारे खाने मंगाए होते हैं। वो उसे बोनस भी देते हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। दूर से सारा जो होती है इन दोनों पर नज़र बनाए हुए होती है। अब ये लोग बाहर जाते हैं और वो उसे और अच्छा महसूस कराने के लिए घुमाता है और फिर वो लोग उस गेम वाली जगह पर आ जाते हैं। वो उसके साथ गेम खेलता है तो डैंडन कहती है आपको तो खेलना आता ही नहीं है, आपने पहले कभी खेला है क्या। तो वो बोलता है कि ये गेम मैं आज दूसरी दफ़ा खेल रहा हूँ। पहले मुझे एक यंग गर्ल मिली थी जो अपने घर से भाग गई थी। मैं उस वक्त मिलिट्री ट्रेनिंग से वापस आ रहा था, उस दिन ये गेम खेला था। और तुमने? तो वो बताती है कि ये गेम मैंने भी बहुत पहले खेला था जब मैं छोटी थी, और जब मैं छोटी थी तो मुझे भी एक मिलिट्री ड्रेस वाला लड़का मिला। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, घर जाना नहीं चाहती थी। मैंने उसे बहुत ज़्यादा तंग किया था, उसे काफ़ी सारे चक्कर लगाए थे पूरे शहर के। यकीन से कह सकती हूँ उस दिन उसके पैरों की हालत ही ख़राब हो गई होगी। ये बात सुनकर कुक को समझ में आता है कि ये तो मेरी ही बात कर रही है, और उसे भी अचानक ख्याल आ जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम वही लड़की हो जो उस दिन मुझे मिली थी। सारा इन दोनों को इस तरह देख कर बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाती है। गाड़ी में बातें करे हुए जा रहे होते हैं। यॉनगुक पूछता है कि आखिर तुम उस दिन भागी क्यों थी। तो वो बताती है कि मेरे भाई ने मेरी आइसक्रीम खा ली थी और हम दोनों की लड़ाई हो गई और मेरी माँ ने भी उसका साथ दिया, इसलिए जा रही थी।
तो इस बात से वो भी हंसने लग जाता है। इन दोनों का पीछा सारा कर रही थी, लेकिन उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसे ज़्यादा चोट नहीं आती, बस गर्दन में थोड़ा लचका आ जाता है। वो हॉस्पिटल में होती है, उसकी माँ वहाँ पर फ़ौरन भागती हुई आ जाती है। हॉस्पिटल में भी सारा को टेंशन हो रही थी, इसलिए वो अपनी माँ से फ़ोन करवा के पूछवाती है कि यॉनगुक घर पहुँचा कि नहीं। तो उसे पता चलता है कि वो पहुंच गया। यॉनगुक जो होता है सोच सोच के हंस रहा होता है, वहाँ डैन डैन भी उसी ख्यालों में होती है। फिर वो उठ जाती है और कहती है अरे मैं क्या कर रही हूँ ये। अगले दिन यॉनगुक जो होता है अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और इस पास सारे बच्चे उसके साथ जाते हैं। देखकर डैन डैन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सारा को बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है ये सब देखकर। अब दिखाते हैं कि सेरी के लिए एक लड़का पसंद कर लेती है उसकी माँ और उससे उसकी सगाई करवा देती है। अब वो लड़का उसे गाड़ी में लेके जा रहा होता है, तभी वो एक गाड़ी के सामने से क्रॉस मार देता है और इनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। डियोबम की गाड़ी होती है, वो उतरकर पूछने के लिए जाता है, उस आदमी को चिल्लाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर देखता है तो वहाँ पर सैरी होती है। उसे देखकर वो चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। अब वो आदमी बाहर निकल के आता है और कहता है मुझे पता है तुम लोगों को पैसे चाहिए और क्या, इसीलिए इतना चिल्ला रहे हो ना तुम लोग। डियोबम कहता है कि अंकल चलिए यहाँ से, हमें कुछ नहीं चाहिए। सारी बेचारी रो रही होती है और कुछ भी नहीं बोल रही होती। आगे हमें दिखाते हैं कि सारा जो होती है मिस वोंग के साथ मिलकर प्लान बनाती है डैन डैन को घर से निकाल देने का। अब मिस वोंग जो होती है अपना हार ले जाकर डैन डैन के कमरे में रख देती है। ये सारी चीज़ें चैन देख लेता है। अब वो शोर मचाने लगती है कि मेरा हार खो गया, मेरा हार खो गया, और जाकर डैन डैन के कमरे में तलाशी लेने लगते हैं। यूजो कहती है कि नहीं नहीं यहाँ पे कैसे हो सकता है, लेकिन वो हार मिल जाता है। डैन डैन बेचारी टेंशन में हो जाती है। मिस वोंग जो होती है उसे बकने लग जाती है, बहुत चिल्लाती है उसके ऊपर। बेचारी डैन डैन कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है। मिस किम भी बोलती है कि ये लड़की ऐसा नहीं कर सकती है। यॉनगुक को भी यकीन नहीं हो रहा होता है, तो चैन कहता है कि पापा ये सब कुछ मैंने किया है, मैं वो हार से खेल रहा था और खेलते खेलते मैंने यहाँ पर रख दिया। तो वो लोग सब उसे पूछने लगते हैं क्या सच बोल रहे हो? तो वो कहता हाँ मैं झूठ क्यों बोलूँगा। अब मिस वोंग कुछ भी नहीं बोल सकती थी, बच्चे पे इल्ज़ाम थोड़ी लगाती, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन डैन डैन रोने लग जाती है और वहाँ से रोते हुए निकलती है। अब सारा जाकर चैन को पूछती है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, तो कहता मैं क्यों झूठ बोलूँ, और वो उन्हें जाने के लिए कह देता है। अब किम और यॉनगुक जो होते हैं डैन डैन को ढूंढ रहे होते हैं, वो कहीं भी नहीं मिलती। सुबह से शाम हो जाती है। फिर यॉनगुक को वो एक पार्क में नज़र आ जाती है, तो वो मिस किम को फ़ोन करके बता देता है कि वो मुझे मिल गई है। अब वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम अपसेट हो ना, तो वो बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ देर यहाँ पर बैठना है, तो आप जाइए मैं आ जाऊँगी। तो यॉनगुक कहता है ठीक है ज़्यादा देर मत करना। अब वो जाता है और एक साइकिल लेकर आ जाता है और उसे बोलता है कि राइड पे चलोगी? तो वो कहती है कि हम बच्चे थोड़ी हैं। वो ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करता है, तो डैन डैन उसकी साइकिल पर बैठ जाती है और अब वो साइकिल के साथ वहीं पर राउंड मारना शुरू करता है और बहुत सारे राउंड मार के उसको घुमाता है अच्छे से, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मिस वोंग काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि उनके बिस्तर पर किसी ने सांप रख दिए होते हैं। यूजो कहती है ये तो रबड़ के सांप हैं, तो वो कहती है आखिर ये किसने रख दिए। अब यॉनगुक जो होता है अपने बेटे चैन को बिठाकर पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुमने उनके साथ इस तरह क्यों किया। चैन बता देता है कि उन्होंने डैन डैन के साथ जो किया। ये सब सुनकर वो बोलता है क्या तुमने सच में देखा था? वो बोलता है हाँ वो हार उन्होंने खुद रखा था। ये बात सुनकर वो भी चौंक जाता है। यॉनगुक को पता चलता है कि शायद वो बीमार है, इसीलिए सब ऐसी हरकतें कर रही है। मिस किम जो होती है डैन डैन को दिलासा देती है। नानी जी जो होती है वो बोल रही होती है यॉनसिल से कि चुपचाप जाके एक बाल तोड़ लाओ ताकि डीएनए टेस्ट कर सके हम लोग। बड़ी मुश्किल से वो एक बाल तोड़ लेती है और ये लोग डीएनए टेस्ट करवा देते हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है, जिससे समझ जाते हैं कि मिस जेंग जो है सियोचोल की असली बहन है, और वो लोग ये रिपोर्ट सियोचोल को दिखा देते हैं। इससे वो खुश हो जाता है कि सच में मेरी बहन मिल गई। अब नानी जी जो होती है मिस जेंग को भी जाकर बता देती है, वो भी बड़ी खुश हो जाती है। अब दोनों भाई बहन का मिलाप हो जाता है। वो अपने बचपन की तस्वीर दिखाती है तो वो पहचान जाता है और इस तरह दोनों भाई बहन मिल जाते हैं। अब डैन डैन को फ़ोन आता है तो वो फ़ौरन अपने पापा के घर पहुँच जाती है। मिस जेन जो है सभी से मुलाकात करती है और सब लोग अच्छे से खूब इंजॉय भी करते हैं। अब वो मैसेज कर देती है सर को कि मुझे आने में लेट हो जाएगा, मैं अभी अपने पापा के यहाँ पर आई हुई हूँ। तो गुक समझ जाता है कि वो तो बहुत दूर है, कैसे आएगी, इतनी रात गए। उसे फ़िक्र हो रही होती है, इसलिए वो बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो डैन डैन जो होती है काफ़ी नशे में वहाँ पहुँची होती है और वो उसे देखकर बोलती है कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आप यहाँ क्यों आए। और फिर वो अपने दिल की सारी बातें उसे बता देती है कि बचपन में जब मैंने पहली बार देखा था तब से ही मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। तब मैं नहीं समझती थी अपनी फीलिंग्स को, लेकिन आज मैं अपनी फीलिंग्स को समझ रही हूँ। आपको देखते ही मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, मेरा खुद पर काबू नहीं रहता, और सारी चीज़ें जो भी उसके मन में होती है सब कुछ बोल डालती है। उनको कहता है कि तुम नशे में हो, शायद इसीलिए ये सब बोल रही हो। तो उसे कहती है कि नहीं चुप रहो, मेरे पास आओ, मुझे अभी तुम्हें कुछ बताना है। और उसके कान में वो कहती है कि मेरा पहला प्यार तुम ही हो
और मुझे अभी भी तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हो और बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हो। ये सारी बातें सुनकर वो तो बेचारा शॉक ही हो जाता है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे यकीन नहीं होता कि उसने रात में ये सब क्या बोल दिया। बड़ी नज़रें चुराते हुए वो नीचे आ रही होती है, तभी सामने से यॉनगुक भी आ जाता है, मगर वो उसे देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करता और कहता है कि आज मुझे ऑफिस में जल्दी जाना है, और वो वहाँ के लिए निकलता है तो वो उसे गुड डे कहती है तो वो भी उसे कहता है कि तुम्हें भी, और कार में जाने के बाद बहुत हंसता है उसके ऊपर और वो घर पर शर्मा रही होती है। अब हमें ट्योबंग को दिखाते हैं जिसके सामने वही लड़का आ जाता है जिसकी सैरी के साथ सगाई हो रखी थी, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है और उन लोगों को पहचान जाता है और कहता है कि इन लोगों की दुकान से कुछ नहीं खरीदना, चलो कहीं और से खाते हैं। अब हमें बच्चों को दिखाते हैं जो कि डैन डैन के साथ में गेम खेल रहे होते हैं और उससे सवाल पूछ रहे होते हैं कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या, आप किसी को पसंद करती हैं क्या। वो बच्चों से कहती है कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छा तो ये बात है। अब बच्चे जो होते हैं अपनी दादी के कमरे में होते हैं और उन्हें खूब मनाने के लिए डांस वगैरह करते हैं, तो वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इन लोगों को लग रहा था उन्हें कोई बीमारी हो गई है जिससे उनकी याददाश्त चली जाती है और वो कुछ टाइम के लिए भूल जाती हैं। रात में यॉनगुक जो होता है पानी पीने के लिए आता है तो डैन डैन जो होती है टेबल के नीचे छुप जाती है। वो पानी पीने के बाद जाने लगता है तो कहता है अब निकल के बाहर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये सुनकर वो उसे फ़ोन करती है और बाहर मिलने के लिए बुला देती है। जब यॉनगुक जो है बाहर मिलने के लिए आता है तो उसे कहती है कि कल रात जो मैंने तो आपसे कहा था वो सब भूल जाओ, मैं नशे में थी, मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं है। तो वो बोलता मगर मुझे तो याद है ना। ये सुनते ही वो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। रात में जब यॉनगुक सोता है तो उसे सपने में डैन डैन नज़र आती है जो कि शादी के जोड़े में होती है। ये देखकर वो चौंक जाता है। सुबह वो उसे बिना बात करे ही ऑफिस चला जाता है, लेकिन वहाँ पर मैगजीन में भी उसे सिर्फ डैन डैन ही नज़र आ रही होती है। सारा उसके लिए खाना लाती है, लेकिन उसे शुक्रिया कहने पर वो मिस पार्क कह के बुला देता है, जिससे उसे वो तो नाराज़ हो जाती है। वो सोच रहा होता है कि आखिर मुझे हो क्या गया है, मुझे हर जगह वो क्यों नज़र आ रही है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता, बेचारा अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है। अब सारा जो होती है मिस वोंग से मिलती है और कहती है कि हमें कोई तगड़ा प्लान बनाना पड़ेगा उसे निकालने का। वो कहती है कि मैं अपनी बीमारी का फ़ायदा उठाती हूँ और देखो कैसे निकालती हूँ उसे। सारा जो होती है सूप बना रही होती है और मिस वोंग के लिए ले जाने के लिए डैन डैन को कह देती है। डैन डैन जब सूप लेके जाती है तो मिस वोंग उसके ऊपर डाल देती है और इस तरह एक्टिंग मारती है जैसे वो उसे पहचान ही नहीं रही है और उसे घर से निकालने की कोशिश करती है और उसे बहुत बेइज्जत कर रही होती है। जैसे ही वहाँ पर यॉनगुक आता है तो वो लोग उसे देखकर वहाँ से फटाफट भाग जाती है। मिस किम भी वहाँ पर आ जाती हैं और वो डैन डैन को कमरे में ले जाकर उसे दिलासा देती है और उसे मदद करती है उसकी। लेकिन अब उनके दिमाग में शक आ जाता है कि ये क्या बात है, उनकी बीमारी इतनी भी ज़्यादा तो नहीं कि वो इस तरह की हरकत करे। और वो जाकर यॉनगुक को सब कुछ समझाने की कोशिश करती है। अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है तो तुम उसे हॉस्पिटल भिजवा दो। ये सुनकर वो कहता है कि मेरे फैमिली मैटर को मैं खुद ही सॉल्व करूँगा। वो जाता है और तसल्ली से बैठकर बात करता है और कहता है अगर आप इतनी ज़्यादा बीमार हैं तो मैं आपको हॉस्पिटल भेज देता हूँ। ये सुनकर वो आ जाती है और कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल। और वो पैर पड़ने लग जाती है और सारी सच्चाई बता देती कि मैं तो सब नाटक कर रही थी, सिर्फ उसको निकालना चाहती थी, बस इसी वजह से ऐसी वैसी बहुत बात। ये सुनकर यॉनगुक जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आपने ऐसी हरकत की तो आपको इस घर में रहने का कोई हक नहीं, चाहिए निकल जाइए यहाँ से। तो वो उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ से नहीं जाना, मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ा रही होती है। ये सब देख कर बेचारा वो उसको कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। अब वो सारा को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हें सब पता था क्या। तो कहती नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो वो कहता है दोबारा उनका साथ मत देना, समझ गई, और डॉक्टर के पास जाओ तो मुझे पूरी रिपोर्ट मिलनी चाहिए, दोबारा ऐसी हरकत करी तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो उसे भगा देता है वहाँ से। तभी वहाँ पर मिस किम आ जाती है तो वो उनसे पूछता है कि डैन डैन कैसी है। तो वो बोलती है डैन डैन ठीक नहीं है। ये सुनने के बाद वो उसे कॉल करता है और बाहर बुला लेता है। वो उसे गाड़ी में बिठाता है और अपने साथ लेके चला जाता है। उसे पीने के लिए देता है और कहता है कि इससे तुम्हारा मूड ठीक हुआ। वो कुछ बोल ही नहीं रही होती, बस देख रही होती। तो कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें और कहीं लेके जाता हूँ। और वो उसे गेम खिलाने ले जाता है और खुद ही गेम खेले जा रहा होता है और कहता है देखो अब मैं खेलना सीख गया हूँ ना। और बहुत सारी बातें करता है उससे। वो बस उसकी शक्ल ही देखे जा रही होती है, आखिर ये कर क्या रहा है। फिर कहता है अगर तुम्हें ये कोई पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें बाइक पे घुमाऊंगा, तुम जितने राउंड कहोगी उतने राउंड घुमाऊंगा। उसका मूड अच्छा करने के लिए बस वो बोले ही जा रहा होता है। तब डैन डैन कहती है कि रुको, मुझे कुछ पूछना है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि मैं खुश हो जाऊँ इसलिए कर रहे हैं क्या? तो मुझे बताइए, क्या मुझे पसंद करते हैं? ये सुनते ही वो चौंक जाता है कि ये क्या बोल रही है। डैन डैन कहती है क्या आप मुझे पसंद करते हो? ये सुनकर वो टेंशन में आ जाता है।
वो बोलता है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो कहती मैं मान ही नहीं सकती, ऐसी कोई बात नहीं। तभी उसके दोस्त का फ़ोन आ जाता है तो वो बहाना मार के वहाँ से चला जाता है। अब वो अपने दोस्त के साथ में होता है और यॉनगुक जो होता है उसे सलाह मांगता है अपने एक दोस्त के लिए और कहता है उसकी एक प्रॉब्लम है, क्या तुम उसका सोल्यूशन निकाल दोगे? तो बोलता है अच्छा बताओ क्या। यॉनगुक कहता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है लेकिन वो उससे उम्र में बहुत छोटी है। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है कि फीलिंग तो फीलिंग होती है ना, उसे उम्र का क्या लेना देना। तो यॉनगुक बोलता है लेकिन अगर फासला 14 साल का हो तो। ये सुनकर वो थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो 20-20 साल के एज गैप देखे हैं। अगर आपका प्यार सच्चा है तो उम्र कोई भी मायने नहीं रखती। तो चलो मेरे दोस्त जाओ और अपने प्यार का इजहार कर लो। तो ये सुनकर यॉनगुक कहता है अरे नहीं यार, मैं नहीं, मेरे दोस्त के लिए मैंने पूछा था। तो उसका फ्रेंड हंसने लग जाता है। अब वो घर आता है तो देखता है तो सामने डैंडन उसका इंतज़ार कर रही होती है। वो बचकर जाने लगता है लेकिन डैंडन उसे आवाज़ देकर बुला लेती है और बोलती है कि आप आ गए। तो वो नशे में होने की एक्टिंग करने लग जाता है। डैनन बोलती है कि आप तो मीटिंग के लिए गए थे, इस तरह शराब कैसे पी ली? तो वो बताता है कि हमारी मीटिंग कामयाब हुई, इसी खुशी में हमने थोड़ा सा पी लिया। कहती मेरा सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ, आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया कि आप मेरे लिए क्या फीलिंग रखते। तो वो कुछ नहीं बोलता है। डैनन कहती है कि मैंने भी बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाकर ही आपको अपनी फीलिंग्स बताई थी, बहुत मुश्किल होता है ये सब कुछ, लेकिन आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। तब वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ, अब हम दोनों के बीच इतना उम्र का फासला है कि मैं क्या बोलूँ तुमसे, मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। तो ये सुनकर वो कहती है इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे फ़र्क सिर्फ आपके जवाब से पड़ता है, आप हाँ या ना 2 में से एक जवाब दीजिए। तो वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। तो डैनन कहती है कि वो पेड़ दिखाई दे रहा है ना सामने, उस पर एक रुमाल टांग देना, मैं समझ जाऊंगी सब कुछ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात में यॉनगुक जो होता है बहुत ज़्यादा सोचता है और वो उस पेड़ के पास आकर एक रुमाल बांध देता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो अपने कमरे में होता है और फिर से उसके दिमाग में यही चलता है कि हम दोनों के बीच तो कितना उम्र का फासला है, कुछ हो ना जाए, इस वजह से आकर वो रुमाल खोल देता है। अगले दिन सुबह फिर से डैनन जाती है लेकिन उसे पेट पे कुछ नजर नहीं आता। वो डैनन जो है घर में आती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर गुक तो चले गए हैं। तभी वहाँ पर मिस मोंग आ जाती है और वो उसे अपने साथ बिठाती है और अच्छी मीठी मीठी बातें करती है, उसे गिफ्ट में एक हार भी दे देती है। अब सारा पूछती है कि ये आप क्या कर रही हैं? तो कहती है अरे तुम समझो बात को, मुझे बैठना पड़ेगा। यूंजी जो होते हैं कपड़े धोकर बाहर सुखा देती है। अब डैनन फिर से जाती है लेकिन अभी भी उसे रुमाल नहीं नजर आता। उसके पापा का फ़ोन आ जाता है और वो उनके से मिलने के लिए चली जाती है। सारा इन दोनों को देख लेती है और इन लोगों की फ़ोटोग्राफ क्लिक कर लेती है। डैनन अपने पापा के साथ अपनी आंटी के घर पे जाती है। वहाँ ये लोग उनके बेटे से भी मिलते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। डैनन फिर से उस पेड़ के पास आती है लेकिन अभी भी कुछ नहीं होता है। तो सोचती कुछ ज़्यादा ही बेसब्री हो गई हूँ। यॉनगुक जो होता है वो भी बहुत परेशान होता है और बस उसी बारे में सोच जा रहा होता है, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी हवा तेज़ चलती है और रुमाल उड़ जाता है। अब हमें सेरी को दिखाते हैं जो कि उस लड़के के साथ में होती है जिससे उसकी शादी होने वाली है। वो उसे अंगूठी वगैरह पहनाता है। ये सब कुछ डियोबंग देख लेता है। डियोबंग जो होता है अपने काम पर होता है और उसे फिक्र सता रही होती है, इसलिए वो फ़ौरन वहाँ से भागकर आ जाता है सैरी से मिलने के लिए और सैरी से कहता है कि तुम उस लड़के से शादी मत करो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो उसकी बात नहीं मानती है और वो उसे पूछने लग जाती है क्या तुम मुझे अभी भी पसंद करते हो, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हो? ये सुनकर वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें सुनना नहीं है तो ठीक है। और वो वहाँ से चला जाता है। अब सैरी जो होती है बहुत सारी शराब पी लेती है और पहुंच जाती है डियोबंग के घर पर और फिर से वहाँ पर तमाशा हो जाता है। उसकी माँ बोलती है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है और वो लोग उसकी माँ को बुला लेते हैं। उसकी माँ वहाँ पर आती है तो सैरी बोलती है कि ये मुझसे प्यार करता है इसलिए मुझे मिलने आया था। ये सुनकर उसकी माँ बोलती है कि ये लड़का इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ता और वो बहुत सुनाने लग जाती है। फिर वो उसे लेके चली जाती है। डियोबंग की माँ कहती है कि आखिर क्या बात है, ये सच बोल रही है क्या? वो कुछ नहीं कहता है और अंदर चला जाता है। तो गन आकर सारी बात बताता है उन लोगों को। उस लड़की की भलाई चाहता था, बस इसीलिए गया था। वो लड़का ठीक नहीं है जिससे उसकी सगाई हुई है। गाड़ी में बैठा हुआ योनोक सोचता है कि अगर मैं उसे मना कर दूंगा तो कहीं वो घर छोड़ के ना चली जाए, इसलिए वो भागकर पहुंच जाता है। डैनन जो होती है उसी पेड़ के पास बैठ जाती है लेकिन वो सोच रही होती है शायद वो मुझे मना कर देंगे, इसीलिए दुखी होकर वो बियर खरीदने के लिए चली जाती है। योनोक जो है उस पेड़ के पास पहुंचता है लेकिन उसके पास रुमाल नहीं होता है। वो फ़ौरन घर में जाता है और रुमाल ढूंढ कर वहाँ पर आता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि क्या करूँ, लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। तभी उसका रुमाल जो कि हवा में उड़ गया था पेड़ पर आकर गिर जाता है। वो सोचता है कि ये क्या हो गया और वो कूद कर उसे उतारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डैनन आ जाती है और उसे लगता है कि यॉनहुक ने ही वो रुमाल ऊपर डाला है और वो आकर उसके गले लग जाती है। मेरी बात को समझा और मुझे जवाब दे दिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यॉनगुक उसे बोलता है कि ऐसी बात नहीं है और वो कहती है कि सही 12 बज चुके हैं और आज से हम दोनों कपल हैं और अब हम दोनों डेटिंग भी करेंगे। अब यॉनगुक उसे कुछ नहीं बोलता है और वो दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन वो बहुत ज़्यादा खुश था, अपने बच्चों को बाहर ले जा रहा होता है।
मिस यू जो कहती है कि सर आज तो आपका चेहरा बहुत ही चमक रहा है। क्या बात है। यॉनगुक जो है अपनी बहन से मिलता है और कहता है कि तुम ज़बरदस्ती ये शादी मत करना, तुम्हारी मॉम ने कहा इसलिए कर रही हो ना। तो वो बोलती है कि तुम उन्हें हमेशा मेरी मॉम क्यों कहते हो, वो हम दोनों की मॉम है, वो मेरा बुरा थोड़ी चाहेंगी, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। ये सब सुनने के बाद यॉनगुक वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सेरा जो होती है वो जाकर मिस वोंग को बता देती है कि डेन जो है मिस्टर पार्क की बेटी है। वो फिर से बवाल मचा देती है और बेचारी डेन को निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर यॉनगुक आ जाता है और कहता है कि ये कहीं नहीं जाएगी और मुझे सब कुछ पता है। यॉनगुक जो है कह देता है कि मेरे तीनों बच्चों के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। यॉनगुक जो है अपनी सौतेली माँ को बहुत सुना देता है और कह देता है कि अगर आप मेरे बच्चों को संभालती तो मुझे क्या ज़रूरत थी, लेकिन आपने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया, तो इस वजह से आपको कोई हक नहीं बनता है। मिस वोंग जो है चिढ़ जाती है और कहती है ये मुझे इस तरह कैसे बोल सकता है, और वो वहाँ से चला जाता है। सारा कहती है कि आप रुकिए, मैं जाकर बात करती हूँ। वो जाती है ऑफिस में और यॉनगुक से बात करती है और कहती है कि इतने सालों से मैं यहाँ काम करती हूँ, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, और आज वो लड़की जो गलत पे गलत किए जा रही है आप उसे जाने नहीं दे रहे हैं, उस लड़की की वजह से सब कुछ ख़राब हो रहा है, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रहूँ तो आपको उसको निकालना पड़ेगा। ये सुनकर यॉनगुक साफ तौर पे बोल देता है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, वीडियो हो जाता है यहीं पे ख़त्म। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इसके नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ और एक न्यू मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।